हेलो स्टूडेंट्स, मैं ललित विजय, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड कोटा। आज हम महा रिवीजन कोर्स के अंदर वापस आपसे मिलने के लिए आए हैं। आज का हमारा चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, आपने पिछले वीडियो भी आपने अटेंड करे होंगे, थर्मोडायनेमिक्स का देखा होगा। तो मैंने आपसे बोला था ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी को कवर करते हुए लिए है। थर्मोकेमिस्ट्री में बिल्कुल हमने बच्चों इसी बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चे का इस एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा जो थर्मोकेमिस्ट्री है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए और उसका नीट का सिलेबस तैयार हो जाए। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो हमने एनसीईआरटी को ध्यान में रखा है, नीट के एग्जाम को ध्यान में रखा हुआ है। उसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश करी है कि आपका जो थर्मोकेमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक भी आपके कवर हो जानी चाहिए। हमने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। देखिए आप क्वेश्चन पहला। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट ऑफ आयोडीन वेपर एंड सॉलिड आर 0.031 एंड 0.055 कैलोरी पर ग्राम रेस्पेक्टिवली। इफ हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज 24 कैलोरी पर ग्राम एट 200 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट्स वैल्यू एट 250 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमको बोला गया आयोडीन है, आयोडीन का वेपोराइजेशन हो रखा है और उसके लिए 200 डिग्री पर हमको हीट दे रखी है और 250 पर हीट पूछा जा रहा है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक टेम्परेचर की हीट दे रखी हो और दूसरी टेम्परेचर की हीट पूछी जाए, हम ये तो जानते हैं कि जो हीट होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपकी हीट भी चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है, एक टेम्परेचर की हीट दे रखी है और दूसरी टेम्परेचर की हीट आपसे पूछी जाती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक टेम्परेचर की हीट गिवन हो और दूसरे टेम्परेचर की हीट आपको निकालनी हो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लगाते हैं किरचॉफ इक्वेशन। तो यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे किरचॉफ इक्वेशन के बारे में। चले जी, किरचॉफ इक्वेशन क्या होती है तो पहले तो मैं आपको वो समझाऊंगा। हम आपसे बात करेंगे किरचॉफ इक्वेशन के बारे में। तो किरचॉफ का क्या मतलब हुआ, तो सबसे पहले तो किरचॉफ का मतलब समझ में आना चाहिए। किरचॉफ इक्वेशन का मतलब टेम्परेचर और हीट के बीच में रिलेशन बताता है। तो इक्वेशन क्या होती है तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले किरचॉफ इक्वेशन होती है बेटा डेल्टा H8T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा H8T1 टेम्परेचर डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा Cp। ये एक किरचॉफ इक्वेशन होती है। इसमें डेल्टा H T1 की बात करें तो डेल्टा H T1 का मतलब क्या हुआ, हीट एट T1 केल्विन टेम्परेचर। डेल्टा H T2 का मतलब हो गया हीट एट T2 केल्विन टेम्परेचर। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर T1 की बात करें, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर T1 दे रखा हमको 200 डिग्री सेल्सियस और T2 हमको दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें डेल्टा H T1 के बारे में तो डेल्टा H T1 का मतलब 200 डिग्री पर हीट और वो क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखी है 24 कैलोरी पर ग्राम, ये हमको दे रखा है। अब बात करें डेल्टा Cp क्या होता है तो बेटा जी डेल्टा Cp की बात करें, डेल्टा का मतलब आपको बताते हैं, डेल्टा का मतलब होता है प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करो। तो डेल्टा Cp का मतलब होता है समेशन ऑफ Cp ऑफ ऑल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है उनके Cp को ऐड करना है, उसमें से माइनस करें समेशन ऑफ Cp ऑफ ऑल रिएक्टेंट। ये लीजिए प्रोडक्ट के Cp को ऐड करना है, उसमें से रिएक्टेंट के Cp को माइनस करना है। अब देखो आयोडीन का सब्लिमेशन है, देखो बच्चों आयोडीन का सब्लिमेशन है तो आप क्या लिखोगे कि जो आयोडीन सॉलिड है, सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड को गैस में चेंज करना है। ये लीजिए सॉलिड को गैस में चेंज करना है। ठीक, इसलिए हमको बोला है, देखिए आयोडीन वेपर और सॉलिड के लिए, तो वेपर के लिए कितना दे रखा है, वेपर के लिए आपको जो दे रखा है ना Cp वो है क्वेश्चन के अंदर 0.055, ये तो दे रखा है वेपर के लिए, और सॉलिड के लिए दे रखा हमको 0.031, ये दे रखा है सॉलिड के लिए। और यूनिट भी देख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम के अंदर दे रखा है, ये कैलोरी पर ग्राम, ये लीजिए कैलोरी पर ग्राम। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसके लिए डेल्टा Cp निकालता हूं बेटो। डेल्टा Cp क्या होगा, Cp ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है वेपर। तो अच्छा क्वेश्चन में देखें हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ वेपर, अच्छा वेपर का 0.03 गिवन है, ये लीजिए ये गिवन है। अब वेपर के लिए आपको गिवन है 0.031 और सॉलिड के लिए गिवन है 0.55, इसको ठीक कर दिया हमने। ठीक है, डेल्टा Cp क्या होगा तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे बेटा 0.031, ये तो प्रोडक्ट में आ गया, रिएक्टेंट में लिखा जाएगा 0.055। इसको सोल्व करें तो यह आ जाता है माइनस 0.024 कैलोरी पर ग्राम, ये हमारे पास डेल्टा Cp आ गया।
वैल्यू पुट करें फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला क्या दे रखा है, डेल्टा एच टी टू, ये तो आपको पता लगाना ही है, डेल्टा एच टी वन, इसकी जगह रखेंगे बेटा 24 टी टू माइनस टी वन दे रखा है 200, टी टू दे रखा है 250, तो टी टू माइनस टी वन की बात करें तो ये बन जाएगा हमारे पास में 50 इक्वल टू डेल्टा सी पी, और डेल्टा सी पी आ रहा है माइनस 0.024, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो यहाँ से जो डेल्टा एच टी टू है ये हमारे पास आ जाता है, 24 को उधर शिफ्ट कर दिया, 24 माइनस 0.024 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये लीजिए, इसको सोल्व करने से आंसर आता है 22.8 कैलोरी पर ग्राम, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 22.8 कैलोरी पर ग्राम। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है, 22.8 ये हमको दे रखा है, सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमको बताता है कि हीट का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता लग गया कि जब भी हीट का क्वेश्चन आए और टेम्परेचर पे डिपेंडेंस का क्वेश्चन आए ना, तो क्या काम करें, किरचॉफ अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाता है। तो किरचॉफ लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है heat liberated on complete combustion of 7.8 gram benzene is 327 kilojoule. This heat has been measured at constant volume and 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब हमसे कांस्टेंट प्रेशर की हीट पूछा जा रहा है। अब आपको बता देता हूं, पहले तो जब भी आपसे बोला जाए कांस्टेंट प्रेशर की हीट, सुनो बच्चों, आपसे बोला गया हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपसे बोला जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर की हीट, तो आपको बता रखा है कांस्टेंट प्रेशर की हीट का मतलब डेल एच होता है। अगर आपसे बोला जा रहा है हीट एट, आपसे बोला गया हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट क्यूबी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट का मतलब डेल ई होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर की हीट होती है बेटा डेल एच, और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट होती है डेल ई। एक डेल एच होता है, एक डेल ई होता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर तो ये डेल एच पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला गया कि 7.8 ग्राम हीट, देखिए इधर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, when 7.8 gram of benzene is burnt। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7.8 ग्राम बेंजीन जब बर्न होती है तो कितनी हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, रिलीज का मतलब एक्सो होता है ना, तो 327 एक्सो है, तो मैंने से लगा दिया 327 किलो जूल। अच्छा, ये लोग जब क्वेश्चन देते हैं ना, तो ये भी लिख सकता है कि माइनस 327 किलो जूल हीट रिलीज हो रहा है, ये भी बोल सकता है 327 किलो जूल हीट रिलीज हो रहा है, मतलब ये माइनस लगा के बोल सकता है और नहीं भी लगा सकता है। तो आपको तो क्या करना है, माइनस को काम में लेना ही पड़ेगा। चले जी, बेंजीन का मोलिकुलर मास होता है 78। आपको ये भी पता है कि हीट ऑफ कंबशन का मतलब होता है वो हीट जो 1 मोल पर रिलीज होती है, और बेंजीन के 1 मोल का मतलब क्या हुआ 78। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 78 ग्राम बेंजीन के कंबशन में कितना हीट रिलीज होगा, तो ये देता है माइनस 3270 किलो जूल, ये रिलीज हो रहा है। इसने क्या बोला, इस हीट को मेजर करा हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी एक तरह से हमने ये डेल्टा ई का वैल्यू निकाल लिया, तो डेल्टा ई हमारे पास आ गया माइनस 3270 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास बेटा डेल ई आ गया, ये डेल ई आ गया। हमसे क्वेश्चन में डेली नहीं बोला, डेली से पूछा जा रहा है। अब डेली आए ना, डेली से निकालना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है डेली से डेली के लिए, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी, ये रिलेशन होता है ना। डेली हमारे पास आ गया, डेली चलाना है, तो सोल्व कब होगा क्वेश्चन, जब इसका डेल एन जी निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको बेंजीन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कंबशन की। बेंजीन का कंबशन देखो बच्चों, ये बेंजीन C6H6 प्लस O2 गैस, इससे हमने ये CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन कर दिया। ये लीजिए, सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन 6 से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 6, ये लीजिए 3 2 जा 6, 12 प्लस 3 15, ये हमने 15/2 ले लिया, 15/2 ले लिया। ठीक है, आपको डेल एन जी निकालना है, सबका फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा। फिजिकल स्टेट क्या होगा, अच्छा फिजिकल स्टेट लिखते समय आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना डिग्री है, 27 डिग्री है। तो देखिए इधर 27 डिग्री पर बेंजीन होता है लिक्विड, ये लिक्विड हो गया। ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 भी गैस होता है, और 25 डिग्री पे H2 लिक्विड होता है, ये लिक्विड बन जाएगा। इसका डेल एन जी निकालें। डेल एन जी क्या लिखोगे, प्रोडक्ट के गैसेस मोल, जी का मतलब गैसेस मोल लेना है। तो क्या काम करें, प्रोडक्ट में गैसेस मोल कितना 6, रिएक्टेंट में हमारे पास है 15/2। इसको सोल्व करें तो बेटा ये आ जाता -3/2। इसका डेल एन जी -3/2 आ चुका, डेल एन जी -3/2 आ गया। पता है इसी क्वेश्चन के अंदर
अब मैं आपको बताता इस क्वेश्चन में चेंज क्या कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर वो क्या करेगा, टेम्परेचर लिखेगा 100 डिग्री। जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री आए तो H2O जो लिक्विड है ना 100 डिग्री पर लिक्विड नहीं रहेगा, 100 डिग्री पर H2O हमारा गैस में चला जाएगा, तो लिक्विड की जगह गैस लिख देंगे। अच्छा बेंजीन की बात करें, आपको पता है बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो वाटर से तो कम होता है। एक्जैक्टली कितना है आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, पर ये तो पता है ना वाटर से कम होगा। इसका मतलब 100 डिग्री पर बेंजीन में लिक्विड थोड़ी रहेगा, तो 100 डिग्री पर बेंजीन में लिक्विड की जगह गैस लिखा जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर 100 डिग्री पर डिजाइन किया जाए तो H2O को गैस लेना होगा और बेंजीन को भी गैस लेकर और क्वेश्चन को डेल एनजी निकालेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। जनरली क्या करते हैं बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चन रूम टेम्परेचर के बनाते हैं और एग्जाम में जैसे उसने 100 डिग्री पे पूछ लिया ना तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो ये डेल एनजी में ये मिस्टेक होती है, इसका आप ध्यान रखें। डेल एनजी आ गया, अब हमको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, डेल्टा एच इक्वल टू होता है बेटा जी डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी, ये फॉर्मूला होता है। डेल ई की जगह रखेंगे -3270। अच्छा बच्चों से और क्या गड़बड़ होती है, वो डेली की जगह क्या लिखेंगे, वो 327 बोला था ना तो वो लिख देंगे 3270, माइनस लगाना भूल जाएंगे। यार हीट रिलीज हो रही है तो एक्सो होगा ना, तो -3270 -3/2, ये -3/2 आर इंटू टी। पता है ये जो 3270 है ये किलो जूल में है, तो आर इंटू टी की वैल्यू हम भी किलो जूल में रखें। आपको मैंने पहले भी बताया था आर इंटू टी 25 डिग्री पर होता है 2.5 किलो जूल, पहले भी बोल चुका हूं मैं। 25 डिग्री पर आर ओ टी का प्रोडक्ट होता है 2.5 किलो जूल और 100 डिग्री पर आर ओ टी का प्रोडक्ट होता है 3.1 किलो जूल। ये पिछले वीडियो में मैं आपके बोल चुका हूं, आप चाहे तो उन वीडियो को वापस से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था। चलिए जी इसको सोल्व करें तो ये बनता है -3270 माइनस 2.5 का 3 टाइम्स किया तो बेटा जी ये बनेगा 7.5 और इसका हाफ करें तो ये 3.75 आ जाता है। इसको ऐड करें तो आंसर आता है -3273.75 किलो जूल पर मोल। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ये बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप देखिए आंसर क्या आ रहा है -3273.74, ये इसका आंसर आ जाता है, ये बी आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या होगी, एक तो ये मिस्टेक होगी, एक तो इसमें देखो अंडरलाइन कर रहा 27 टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 27 की जगह 100 लिख दिया जाए तो डेल एन जी बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इसमें लिखा है हीट लिबरेटेड एट कंप्लीट कंबशन ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन 327, इसने 327 बोला तो हम क्या करते हैं इस 327 ले लेते, इसने बोला रिलीज, तो ये जो रिलीज है ना लिबरेटेड, इसका मतलब -327 बोलना चाह रहा है। तो जब ये लोग क्वेश्चन देते हैं तो ये चाहे तो 327 लिख के दे दे या चाहे तो -327 लिख के दे दे, आप इनका कुछ नहीं कर सकते। पर आप जब कैलकुलेशन करें तो आपको -327 ही लेना पड़ेगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ मैंने जो भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो भी आपको बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, एक के क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने, ये लीजिए नेक्स्ट लिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन दे रखा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन CO2 and H2O liquid are -76.2, -394.8 and -241.6 kilojoule per mole respectively. Calculate the amount of heat evolved by burning 1 meter cubic of methane measured under normal condition. ये लीजिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अब मीथेन का हीट ऑफ कंबशन निकालता हूं। चलिए हमने अपना टारगेट सेट कर लिया। टारगेट क्या सेट किया हमने, टारगेट सेट कर लिया कि हमको मीथेन का हीट ऑफ कंबशन लेकर आना है। तो टारगेट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। टारगेट क्या लिखूंगा, मीथेन का कंबशन। ये लीजिए बच्चों, ये मीथेन की कंबशन का मतलब मीथेन का कंबशन, मीथेन इसको O2 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं और प्रोडक्ट में बना देते हैं हम CO2 प्लस H2O। ये लीजिए बना दिया। बैलेंस करें, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। ये लीजिए ये बैलेंस कर दिया। फिजिकल स्टेट चाहे तो लिख सकते हैं, CH4 गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 गैस होगा और स्टैंडर्ड का मतलब 25 डिग्री पर H2O लिक्विड लिया जाता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका डेल्टा एच निकाल लेते हैं। इसका डेल्टा एच निकालें। ये रिएक्शन किसकी है, ये रिएक्शन मीथेन की कंबशन की है। ये अगर मीथेन की कंबशन की है तो जो भी इसका डेल्टा एच आएगा उसको बोलेंगे मीथेन का हीट ऑफ कंबशन। अच्छा, अब इसका डेल्टा चलाने के लिए हमको गिवन क्या क्या है, देखो हमको क्वेश्चन के अंदर मीथेन का क्या दे रखा है, मीथेन के लिए बोल रखा है फॉर्मेशन, तो मीथेन का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है -76.2। तो -76.2 क्या है, -76.2 मीथेन का हीट ऑफ कंबशन है। आप ये भी जानते होंगे O2 जो है ना एलिमेंट का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है।
आगे बढ़िए, CO2 का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है -394.8 ये दे रखा है CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन, और एक हमको वाटर का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है हमको -241.6, ये सबके हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखे हैं। आप शायद जानते होंगे किसी रिएक्शन का डेल निकालना हो, सुनो बच्चों, किसी रिएक्शन का डेल निकालना हो और जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सभी के हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखे हो, तो उसका डेल्टा एच लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डेल्टा एच लाने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, उसके जितने भी प्रोडक्ट है उनके हीट ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करना है, उसमें से माइनस कर देंगे समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट। ध्यान सुन लेना, अगर किसी रिएक्शन का डेले चलाना है, किसी रिएक्शन का डेले चलाना है और उसके जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, तो डेले चलाने के लिए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन माइनस कर देंगे। देखते चलिए, प्रोडक्ट में CO2 का फॉर्मेशन दे रखा है, माइनस CO2 का फॉर्मेशन है -394.8, ये लीजिए। H2O का फॉर्मेशन क्या लिखेंगे, 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 241.6, ये इसको ऐड कर दिया, ये तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसमें से माइनस करें रिएक्टेंट का फॉर्मेशन, रिएक्टेंट में कौन है, मीथेन, -76.2 प्लस ऑक्सीजन, इसका तो 0 होता है, ठीक है। इसको देखें तो ये बनता है -394.8 माइनस 241.6 है ना, इसका डबल किया तो ये बन जाता है 483.2 माइनस माइनस प्लस प्लस 76.2, हम यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो बेटा इसको मैं सोल्व करता हूं, तो सोल्व कैसे करें, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आपने 394.8 है, इसमें ऐड कर देते हैं 483.2 को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आता है -878, ठीक है जी, और इसमें हमने प्लस कर दिया 76.2, तो इसको सोल्व करके देखिए, ये लीजिए, ये तो माइनस है, इसमें से 76.2 की बात करें तो यह आ जाता है हमारे पास में -801.8 किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर आ जाता है। आंसर नहीं आ जाता है, ये इस रिएक्शन का डेल्टा एच आ गया। डेल्टा एच का मतलब हमने क्या निकाल लिया, डेल्टा एच का मतलब ये हमने मीथेन का हीट ऑफ कंबशन निकाल लिया। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहां तक आने के बाद में ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं और उनको ऑप्शन में दिखाई देता है 801.8 और इसी पे टिक लगा के आ जाते हैं, जबकि ये तो क्या निकाला, ये तो हमने मीथेन का हीट ऑफ कंबशन निकाला ना। तो आप क्वेश्चन तो पढ़ो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे हीट ऑफ कंबशन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड बाय बर्निंग 1 मीटर क्यूबिक ऑफ मीथेन। यानी आपसे पूछा जा रहा है 1 मीटर क्यूबिक मीथेन को जलाएंगे तो कितनी हीट निकलेगी। ये जो हीट मिली ना, ये किससे मिली हमें, ये मिली हमको 1 मोल से। अरे यार, हीट ऑफ कंबशन का मतलब होता है ना 1 मोल पे जो हीट है, अगर 1 मोल का मतलब क्या है, ऐसे बोल सकते हैं ना 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक जो मीथेन है, ये इतने मीथेन है, इसके कंबशन पे हीट रिलीज होती है -801.8 किलो जूल। ये जो 801.8 किलो जूल हीट मिली है, ये आपको 1 मोल से मिली है। 1 मोल का मतलब 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक से मिली है। अपने काम कर सकते हैं, इतना सेंटीमीटर क्यूबिक है तो इसको मैं ए भी लिख सकता हूं, देखो उधर, इसको ए भी लिखा जा सकता है 22,400 इंटू, इसको मीटर क्यूबिक बनाना चाहे, आपको पता है सेंटीमीटर क्यूबिक को मीटर क्यूबिक में चेंज करें तो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया मीटर क्यूबिक। इतने मीटर क्यूबिक मीथेन है, इससे हीट रिलीज होती है -801.8 किलो जूल ये रिलीज होती है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि 1 मीटर क्यूबिक से हीट कितना रिलीज होगा, 1 मीटर क्यूबिक से कितना हीट रिलीज होगा, तो इसको सोल्व करें -801.8 डिवाइडेड बाई 22,400 और ये 10⁻6 ऊपर जाएगा, ये किलो जूल में जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 35.79, ये बन जाता है बेटा 35.79 इंटू 10⁻3 किलो जूल, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम, सेकंड आंसर दिया जाएगा इसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बच्चा हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन तो निकाल लेता है, पर हीट ऑफ कंबशन मीथेन निकाल के क्या करता है, वो उसी पे टिक कर देता है, जबकि क्वेश्चन में आपसे हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन नहीं बोला गया, आपसे बोला गया कि 1 मीटर क्यूबिक मीथेन का कंबशन करेंगे तो कितनी हीट रिलीज होगी। तो ये जो 801.8 है ना, ये हीट हमको किससे मिली, ये हमको मिली है 22.4 लीटर से, ये हमको मिली है 1 मोल से। तो उसको यूनिटरी में से लगा के हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो बेटा जी ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के आपके सामने है। क्वेश्चन है डाइबोरेन इज अ पोटेंशियल रॉकेट फ्यूल विच अंडरगोज कंबशन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन आपको गिवन है, एक रिएक्शन आपको दे रखा है, देखिए B2S6 प्लस 3O2 है, इस हमने B2O3 सॉलिड प्लस 3S2 गैस बना रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द कंबशन ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन के लिए मतलब इस रिएक्शन का डेली चलाना है, ठीक है। अब देखिए इसका डेली चलाना है, और इसका डेली चलाने के लिए हमको गिवन क्या है, तो रिएक्शन नंबर 1 गिवन है 2B प्लस 3/2 O2 गैस, हमने B2O3 सॉलिड बना दिया, इसका डेलिस गिवन है -1273 किलो जूल पर मोल। सेकंड हमको गिवन है S2 प्लस हाफ O2, इससे हमने S2 लिक्विड बना दिया, इसका डेलिस गिवन है -286 किलो जूल पर मोल। थर्ड हमको दे रखा है S2 लिक्विड से हमने S2 गैस बना दिया, इसका डेलेच है 44 किलो जूल पर मोल। और नेक्स्ट हमको दे रखा फोर्थ 2B प्लस 2H2 गैस, इससे हमने B2S6 बना दिया, इसका डेलेच 36 किलो जूल पर मोल दे रखा है। और ये जो रिएक्शन दे रखी है ना, इसका हमको डेलेच निकालना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, इसको समझाता हूँ पहले तो। ये क्वेश्चन ये है कि आपको एक रिएक्शन का डेलेच लेकर आना है, और उसको लाने के लिए आपको एक से ज़्यादा रिएक्शन दे रखी है। इसका मतलब उन रिएक्शन को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके और टारगेट लाना होता है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्शन आपको दे रखी है ना, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा कि उनका क्या करिए आ जाए। इसको बोलते हैं हेस लॉ, मतलब ये बेसिकली हेस लॉ का क्वेश्चन है। तो देखिए अब इन क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, इनकी क्या अप्रोच है बेटा। देखिए इधर आप टारगेट को देखा करो, टारगेट में आपको क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में B2S6 चाहिए। तो आप ये देखिए आपके पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखा है, तो आप ये देखेंगे सबसे पहले तो कि हमको B2S6 किससे मिलेगा, तो B2S6 बेटा जी आपको 4 से मिलेगा। B2S6 किससे मिलेगा, 4 से, पर फोर्थ में भी कितना मिलेगा, राइट में, आपको लेफ्ट में चाहिए। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 4 को तो माइनस करना पड़ेगा, नंबर 1। चलिए जी और देखते हैं, एक आपको 3O2 की चिंता मत, O2 अपने आप आ जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्या दे रखा हमको, राइट हैंड साइड में दे रखा है B2O3 सॉलिड, राइट हैंड साइड में, साथ में हमको दे रखा है 3S2 गैस, राइट हैंड साइड में S2 गैस दे रखा है। देखिए B2O3 की किससे मिलेगा, फर्स्ट से मिलेगा, और राइट में चाहिए, राइट में ही मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट को ऐसे कैसे रखना है, साथ में क्या चाहिए 3S2 गैस, H2 गैस आपको कौन देगा, H2 गैस बेटा जी आपको थर्ड नंबर देगा, पर थर्ड नंबर आपको 1 मोल देगा, आपको 3 मोल चाहिए। इसका मतलब हम क्या काम करें, सबसे पहले जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। देखिए इक्वेशन नंबर जो, देखो बच्चों मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, इक्वेशन नंबर 3 इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमको 3H2 गैस चाहिए। तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड है, ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मैं सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए जी इक्वेशन नंबर थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके, और इक्वेशन नंबर थर्ड को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लीजिए इक्वेशन नंबर जो थर्ड है, सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला कि काम करो बच्चों, इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। साथ में क्या था, B2O3 था, तो B2O3 सॉलिड वो 1 दे रहा था, इसके अंदर क्या करो इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर दो। ये 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में क्या था, B2S6 गैस था, B2S6 हमको कौन देगा, हमको 4 देगा, फोर्थ राइट में देगा। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर लेते हैं, ये 4 को माइनस कर लेते हैं। अब हम इतना सा काम करके देखते हैं, मैथमेटिकल देखें होगा क्या। देखिए इधर आपने क्या बोला, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किया। चलो मैं लिखता भी चलता हूँ, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 3S2 लिक्विड आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, ये 3S2 गैस आ गया। ये देखते चलो, ये रेफर करो एक तरह से। इसमें फर्स्ट को ऐड कर दिया ना, ऐड कैसे क्या करो, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड कर दो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ऐड कर दो। तो चलो जी हम फर्स्ट को ऐड करने जा रहे हैं। फर्स्ट को ऐड किया हमने, फर्स्ट क्या रहा आपका पास में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 बोरोन, ये यहाँ लिख देते हैं, देख लीजिए 2 बोरोन सॉलिड प्लस 3/2 O2, ये 3/2 O2 हमने लिख दिया, ये 3/2 O2। चलिए और प्रोडक्ट साइड में ये आ जाएगा B2O3 सॉलिड, ये B2O3 सॉलिड आ गया आपका, ये लीजिए B2O3 सॉलिड। इसमें से फोर्थ को माइनस करें, फोर्थ को देखें, फोर्थ को माइनस करेंगे तो B2O6 लेफ्ट में चला जाएगा। ये लीजिए ये तो आ जाएगा B2O6, ये B2O6 आ गया, और लेफ्ट वाले राइट में चले जाएंगे, ये लेफ्ट वाले राइट में चले गए,
माइनस कर रहे हैं ना, चलो जी ये राइट में चले जाएंगे तो ये बन जाता है आपका 2 बोरॉन सॉलिड प्लस 3H2 गैस। ये लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए, ये काम हमने कर लिया। तो देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, तो एक तो हमको टारगेट में क्या चाहिए, B2H6 चाहिए, तो हमको B2H6 मिल गया, ये लीजिए B2H6 मिल गया। सेकेंड आपको देखो इस बोरोन से आप बोरोन कैंसिल कर सकते हैं, ये बोरोन से बोरोन कैंसिल कर दिया। और आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, 3O2 चाहिए, तो 3/2O2 तुम्हारे पास है। चलेगा राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, B2O3 सॉलिड चाहिए, तो ये हमको मिल गया। साथ में 3H2 गैस चाहिए, ये भी हमको मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अब हमारे पास में क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में 3H2O लिक्विड, ठीक है, और राइट हैंड साइड के अंदर 3H2 गैस की हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, इनको हटाना है और ये जो 3/2O2 इसकी जगह 3O2 बनाना है। इसके लिए हमारे पास में एक इक्वेशन और बची बेटा, ये देख लीजिए, ये सेकंड नंबर बचा हुआ है। तो मैंने क्या किया, जो सेकंड नंबर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लीजिए इक्वेशन नंबर जो 3 है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 है ना, इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देता हूँ। ये लिए ऐड किया। चलिए इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, ये लिए ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 3H2 गैस प्लस 3/2O2 गैस, और राइट हैंड साइड में बन जाता है 3H2O लिक्विड। ये लीजिए देखिए आप, H2 लिक्विड से H2 लिक्विड कैंसिल हो गया, 3H2 से 3H2 कैंसिल हो गया, 3/2O2 प्लस 3/2O2 क्या बनेगा 3O2। तो आपके पास रिएक्शन आ गई ना, ये रिएक्शन बन गया आपकी B2H6 गैस प्लस 3O2 गैस। इससे हमने बना दिया है इससे हमने बना दिया है ये B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O गैस। ये आपके पास आ रहा नहीं आ रहा, तो ये लीजिए आपके पास रिएक्शन आ गए। इसका मतलब डेल्टा एच में भी आपको क्या करना है, डेल्टा एच में भी आपको सेम यही काम करना है। तो डेल्टा एच में क्या करें, तो इसने क्या बोला, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब थर्ड के डेल एच को 3 से मल्टीप्लाई करो। आप देखिए थर्ड का डेल एच कितना दे रखा है 44, तो मैंने सबसे पहले तो 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 44। चले जी उसका इसमें फर्स्ट को ऐड कर दिया। चलो जो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का डेलिस कितना है -1273, इसको ऐड कर दिया। ये लीजिए -1273 को ऐड कर दिया। जैसे जैसे डेलिस की रिएक्शन का किया सेम एक्जेक्टली वैसे डेलिस करते चलते हैं। ये हो गया, उसके बाद क्या किया, फोर्थ को माइनस कर दिया, तो फोर्थ का डेलिस कितना है 44, सॉरी फोर्थ का डेलिस 36, हमने 36 को माइनस कर दिया, ये 36 को माइनस कर दिया जी, ठीक है। उसके बाद थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। थर्ड का डेलिस दे रखा आपको 44, 44 को ये लीजिए 44 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया। थर्ड का डेल्टा एच दे रखा है, थर्ड का डेलिस है, 44 को मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड को नहीं, हाँ थर्ड को, ये हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें इक्वेशन नंबर हमने 1 को ऐड कर दिया, ये 1 को ऐड कर दिया हमने, ठीक है, 1 भी ऐड हो गया। इसमें से अच्छा थर्ड नहीं, ये सेकंड है, सेकंड ये सेकंड है, ये सेकंड नंबर इक्वेशन सेकंड ही किया हमने ना। इसका मतलब सेकंड का डेलिस हमने, सेकंड का डेलिस कितना है, और 286, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, ये लीजिए 286, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ये 3 से मल्टीप्लाई करके और ये ऐड कर दिया, तो इसका साइन माइनस है, तो ये बन जाता है -286 का -286 2 टाइम्स बन जाता है। इसको हम अगर सोल्व करें तो ये हमको देता है, ये हमारे पास आ जाता है -2035। ये लीजिए आप सोल्व कर लीजिए, ये बन जाता है आपका -2035 किलो जूल पर मोल। हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, बाकी आपको हमको मेथड सिखाना था कि हेस के क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या होता है। मतलब एक से ज़्यादा रिएक्शन दे रखी हो ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 3 रिएक्शन का तो पता लग गया था, पर फोर्थ वाले का आपको पता नहीं लगा। तो जब ऐसा हो ना, तो क्या काम करें, जो आपको आइडिया लग रहा है ना, तो वो तो आप कर लीजिए। तो फिर जो वो ऐसी रिएक्शन होती है ना जिसको आपको आइडिया नहीं लग रहा, तो वो क्या होता है, किसी न किसी को एलिमिनेट करने पे आपकी हेल्प करती है। तो इन क्वेश्चन को फिर ऐसे बना लिया करो, ठीक है जी। चलो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिया मैंने आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 8300 केल्विन क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में। 8300 Kelvin, the standard enthalpy of formation of C6H5COOH solid plus CO2 gas and H2 liquid are -408, -393 and -286 kilojoule per mole respectively. Calculate the heat of combustion of benzoic acid at constant volume.
इसका मतलब हमसे बेंजोइक एसिड का हीट ऑफ कंबशन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो क्या करें, बेंजोइक एसिड की कंबशन की रिएक्शन लिखे, पहला काम तो ये करना पड़ेगा। ये लो जी, हम बेंजोइक एसिड की कंबशन की रिएक्शन लिख देते हैं। ये बेंजोइक एसिड आपके पास होता है C6H5 COOH और ये सॉलिड दे रखा है। फिजिकल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो तो डेल एनजी निकालने में। कंबशन का मतलब O2 के साथ रिएक्ट करवाना है, तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बना देते हैं हम CO2 प्लस CO2 गैस बनेगा प्लस H2O, ये H2O बना देते हैं। आप देखो क्वेश्चन कितने डिग्री पे बना रखा है, क्वेश्चन 300 केल्विन पर है और 300 केल्विन पर H2 हमारा लिक्विड होगा, H2O को लिक्विड लिखना होता है, ये लीजिए। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो बच्चों बैलेंस करें, सबसे पहले बैलेंस करेंगे, याद है हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को जब भी बैलेंस करना हो, हाइड्रोकार्बन की कंबशन की रिएक्शन को जब भी बैलेंस करना, ऑर्डर फॉलो करना है CHO, इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। इसका मतलब सबसे पहले किसको बैलेंस करें, सबसे पहले बैलेंस करेंगे कार्बन को। लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन है, कार्बन आप कहेंगे 6, तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। सबसे पहले मिस्टेक तो आपसे यही होने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन है, देखो बेटा 6 तो ये रहे, 1 ये रहा, तो 6 नहीं 7 कार्बन है, तो यहाँ पर 7 आ जाता है। पहली मिस्टेक तो बच्चे एग्जाम में ये करते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 + 1 क्या आ रहा है, 5 + 1 कितना हो 6, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 हो गया। ऑक्सीजन देखें राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 7 2 जा 14, 14 + 3, तो इसका मतलब इधर तो हमारे पास 17 ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 तो यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना जाना 15, तो यहाँ लिखा जाएगा 15/2, ये लीजिए, ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। तो सबसे पहले हम इसका डेल्टा एच निकाल लेते हैं, इसका डेल एच निकालें। डेल एच निकालने के लिए आपको क्या दरकार है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपको मैंने बोला था, याद हो तो, आपको किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है, किसी भी रिएक्शन का डेल एच निकालना है, और उसके जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनके हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखे हो, तो क्या करते हैं बच्चों, अ समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड है अ समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके हीट ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करें, इसमें से माइनस कर दीजिए समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के हीट ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर दीजिए, ये लीजिए। CO2 का फॉर्मेशन कितना दे रखा है, CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है, CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है बेटा -393, तो -393 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 393, ये लीजिए। साथ में क्या दे रखा है 3H2O का हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्वेश्चन में देखिए H2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है 286, ये 286 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, इसमें से माइनस करते हैं। माइनस क्या करोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या, एक तो बेंजोइक एसिड दे रखा है, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन दे रखा -408, ये लीजिए -408 प्लस O2 एलिमेंट का होता है 0, तो इसको 0 कर दिया है। इसको सोल्व करके सबसे पहले हम डेल एच नोट निकाल लेते हैं। बेटा इसका डेल एच नोट निकाले तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है हमको करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम 393 इसको मल्टीप्लाई करें 7 से, ये हमको दे देता है 2751, ये लीजिए, माइनस ये जो आपका 286 है, 286 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, ये बन जाता है 858, ये लीजिए 858 और माइनस माइनस प्लस ये 408 आ जाता है। इसको सोल्व करके देखें डेल एच नोट कितना आता है, तो आप देख सकते हैं 858 और 2751, इसको तो ऐड करें और इसमें से माइनस कर देते हैं 408 को, तो ये बेटा हमारे पास आ जाता है, ये आ गया हमारे पास से -3201 किलो जूल पर मोल, ये आ जाता है। बच्चों को एग्जाम में इतनी जल्दी होती है, जैसे ये आता है वो आंसर ऑप्शन पे देखता है, तो ऑप्शन -3201 उसको फर्स्ट ऑप्शन नजर आ जाएगा और फर्स्ट पे टिक करके घर आ जाएगा और उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि आपसे क्या बोला, हीट ऑफ कंबशन तो लाना है, पर वो लाना एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेकर आना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वैसी टाइप से ऑप्शन बनाएगा, पहला ऑप्शन ऐसा बनाएगा, आपका गलत हो जाए। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट लाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को क्या बोलते हैं बेटा, डेल ई। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे डेल एच नहीं पूछा गया, डेल ई निकालना पड़ेगा। तो डेल एच से डेल ई कैसे निकालते हैं, अब हमको रिलेशन लगाना पड़ेगा। रिलेशन क्या हुआ हमारे पास में, डेल एच इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। डेल एच की वैल्यू पुट करें, डेल एच हमारे पास है -3201, ये तो डेल एच आ गया, डेल ई लेकर आना है प्लस डेल एन जी। आप देखो इसका डेल एन जी क्या होता है, प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल। देखिए प्रोडक्ट में गैसेस मोल कितना है 7 है, रिएक्टेंट में 15/2 है। तो क्या काम करें, आपको डेल एन जी निकालना है, ये लीजिए डेल एन जी निकालना है ना, तो डेल एन जी कैसे निकलेगा, 7 में से माइनस कर दिया 15/2, तो क्या ये -1/2 आ रहा है, -1/2 का मतलब पॉइंट -1/2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ये -1/2 आ गया इंटू आर इंटू टी। क्वेश्चन कितने डिग्री पर है, 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री, ये किलो जूल है, तो डायरेक्ट लिख देता बेटा 2.5, ये 2.5 आ गया। इसको सोल्व करें तो डेल ई हमारे पास आ जाता है -3201
ये माइनस माइनस प्लस इधर आ जाता है 1.25 किलो जूल। ठीक है, अब इसको अब पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत है, अप्रोक्स देख लीजिए, ये 3201 है, इसमें से 1 पॉइंट समथिंग माइनस होगा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है इसका आंसर 31, मतलब -3200 से थोड़ा सा ही कम होगा। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं। अब चार ऑप्शन देखे, देखो बेटा फर्स्ट तो हो नहीं सकता, फर्स्ट हो नहीं सकता, सी नहीं होगा, थोड़ा सा कम बोला है, ये भी नहीं होगा, तो 3199 ये तो थोड़ा सा कम है ना, तो आंसर दे देंगे -3199.75 किलो जूल पर मोल। आपको कैलकुलेशन एकदम स्मार्टली करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। कैलकुलेशन एकदम स्मार्ट तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि लगे हुए कैलकुलेशन करने के पीछे, पता लगा अननेसेसरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके बाद भी क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो। नहीं, कैलकुलेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, अगर बिना कैलकुलेशन के हमारा काम हो रहा है तो यार उससे अच्छी आपके लिए और क्या बात हो सकती है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा गलती क्या करता है, डेलेच निकाल के फर्स्ट पे टिक करके आगे बढ़ जाता है, ये गलती आपको नहीं करनी है बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे एक जनरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज -2880 किलो जूल पर मोल। मतलब इसका हीट ऑफ कंबशन दे रखा है, तो जो दे रखा है ना उसको लिख भी देता हूँ। चलो, हमको दिया, इसने दे दिया एक तरह से हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज। ये लीजिए, ग्लूकोज होता है ना C6H12O6, ग्लूकोज का हीट ऑफ कंबशन गिवन है हमको -2880 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा है। चलो जी, यहाँ तक तो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 1 मोलिकुलर मास 180 होता है। इसका मतलब 2880 जो हीट है वो हमको 180 ग्राम ग्लूकोज से मिलने वाली है। क्लियर है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट दे रखा है 25% ऑफ दिस एनर्जी इज अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क। जो भी ग्लूकोज खाने से एनर्जी मिलेगी उसका 25% ही मस्कुलर वर्क करने के लिए अवेलेबल है। इफ 100 किलो जूल ऑफ मस्कुलर वर्क इज नीडेड टू वॉक 1 किलोमीटर, ये बोला है 1 किलोमीटर डिस्टेंस चलने के लिए आपको 100 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट अ पर्सन विल बी एबल टू वॉक बाय ईटिंग 120 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो हम सबसे पहले ये पता लगाए कि 120 ग्राम ग्लूकोज को खाने से कितनी एनर्जी मिलेगी। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं एनर्जी प्रोवाइडेड बाई 120 ग्राम ग्लूकोज। ये लीजिए 120 ग्राम ग्लूकोज का है ना, उससे इतनी एनर्जी मिलेगी। हीट ऑफ कंबशन क्या दे रखा है, 2880 दे रखा है, तो 2880 का मतलब ये हीट मिलेगी हमको 180 ग्राम से। तो 1 ग्राम से क्या मिलेगी बच्चे, 1 ग्राम से मिलेगी 2880 अपॉन 180, ये 1 ग्राम से मिलेगी। तो 1 ग्राम से क्या 120 से क्या मिलेगी, 120 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने किलो जूल एनर्जी मिलेगी हमको 120 ग्राम ग्लूकोज खाने से। पर जो एनर्जी मिली सारी की सारी एनर्जी मस्कुलर वर्क के लिए अवेलेबल नहीं है, केवल उसका 25% ही अवेलेबल है। तो नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं एनर्जी अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क। मस्कुलर वर्क लिए कितना अवेलेबल है, तो क्या काम करते हैं 2880 अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 120, इसका 25% निकाल लीजिए। ये 25% इतना किलो जूल एनर्जी अवेलेबल है। अब डिस्टेंस कितने चलेंगे, ये क्या बोल रहा है कि आप 100 किलो जूल एनर्जी को खा के केवल 1 किलोमीटर चल सकते हो, तो इतनी एनर्जी से कितना किलोमीटर चल पाएंगे, डिस्टेंस कितनी चल पाएंगे। तो क्या करें, इसको डिवाइड कर दे 100 से, तो 2880 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 180 100, ये तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड किससे करें, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा किलोमीटर के अंदर आंसर। आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये आता है 4.8 किलोमीटर, मतलब हम एक तरह से 4.8 किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रेवल कर पाएंगे। ठीक है, तो 4.8 किलोमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बी, 4.8 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन का आंसर दिया हमने, बी आंसर दे दिया इसके लिए। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आते हैं। Next question. Del U naught of combustion of methane at certain temperature is -393 kilojoule. The value of del H naught is, del H naught का वैल्यू क्या होगा, समझना। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोला मीथेन का कंबशन नोट का मतलब टेम्परेचर 25 दे रखा है। चले जी, मीथेन का कंबशन लिखे सबसे पहले। तो ये मीथेन CH4 गैस, इसका कंबशन करा देते हैं, O2 के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाता है हमको CO2 प्लस H2 गैस, ये हमको प्रोडक्ट मिलेगा। 25 डिग्री तो H2 लिक्विड ले लेते हैं, बैलेंस करें, ये 2 आ जाता है।
टू टू जा 4 और ये टू टू जा 4 आ जाएगा। अगर हम इसका डेल एन जी निकालें बेटा तो इसका डेल एन जी आता है 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, ये -2 आ जाएगा। इसका डेल एन जी -2 आया ना, चलो जो हमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल एच नोट इक्वल टू क्या लिखोगे आप, डेल यू नोट प्लस डेल एन जी आर टी लिखोगे ना, ये लिखोगे। डेल यू नोट इसका डाटा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, देखो डेल यू नोट क्या दे रखा है, -393 दे रखा है, ये -393। इसकी बात करें डेल एन जी, वो हमारे पास -2 है, आर इंटू टी, पता है ये किलो जूल में है। टेम्परेचर हमारा है स्टैंडर्ड का मतलब 25 डिग्री है, आपको इतनी बार बोल दिया 25 डिग्री पर आर और टी का प्रोडक्ट 2.5 होता है, तो इसको 2.5 करें तो इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 का 2 टाइम्स हो गया 5, तो ये बन जाता है -398 किलो जूल। यहां तक हम आ गए, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन जो बना रखा है ना, इसने बोला कि डेल एच और डेल यू को कंपेयर कर रहा है, तो इसको देखने से क्या पता लग रहा है, डेल यू कितना था, तो मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड तो डेल यू का मैग्नीट्यूड वैल्यू पूछ रहा है ना, वैल्यू ऑफ डेल एच नोट, इसका वैल्यू क्या होगा, तो डेल यू का वैल्यू कितना है बेटा 393 है, और डेल एच का वैल्यू कितना है 398 है, तो जो 398 होता है ना 398 तो 395 से तो ज़्यादा ही होगा ना, सॉरी 393 से ये ग्रेटर होगा नहीं होगा, आंसर क्या देंगे, सी आंसर दिया जाएगा ग्रेटर देन डेल यू नोट, क्योंकि आपको इसने वैल्यू को कंपेयर करवा रहा है। तो ये मत बोलना सर -393 और -395 में तो -398 छोटा होगा, आप माइनस को नहीं देखिए, आपसे बेसिकली वैल्यू को कंपेयर करवा रहा है। अब इसे भी समझ लो ना यार, इसको समझिए, माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है बेटा कि एनर्जी रिलीज हो रही है, -393 का मतलब क्या हुआ कि 393 किलो जूल हीट इवोल्ड हो रही है, -398 का मतलब क्या हुआ, -398 किलो जूल हीट इवोल्ड हो रही है, तो माइनस भी बता रहा इवोल्ड हो रही है, एक जगह 393 इवोल्ड हो रही है, एक जगह 398 इवोल्ड हो रही है, तो बेटा जी 398 तो बड़ा होगा ना, तो आंसर देंगे ना डेल एच का वैल्यू डेल यू नोट से ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, बच्चा इसमें गड़बड़ कर देता है, वो बी आंसर टिक करके आ जाएगा। गड़बड़ क्यों होगी, क्योंकि वो साइन के चक्कर में गड़बड़ कर देता है, -100 में बता रहा इवोल्ड हो रही है, तो माइनस का तो रोल ही गया ना, वैल्यू को कंपेयर करवा रहा है तो हमने वैल्यू बता दी है, ठीक है जी, आगे समझे। चलो जी अगला क्वेश्चन लाए आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फाइंड आउट विच ऑफ द एल्जेब्रिक रिलेशन गिवन इन ऑप्शन ए टू डी इज करेक्ट। अच्छा ठीक है, देखो रिएक्शन दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 से CO2 गैस बना दिया, इसका डेल्टा एच दे रखा है x किलो जूल। सेकंड दे रखा है कार्बन ग्रेफाइट प्लस 1/2 O2 से हमने CO गैस बना दिया, इसका डेल्टा एच दे रखा है y किलो जूल। थर्ड हमको दे रखा है CO गैस प्लस 1/2 O2 से CO2 गैस बना दिया, इसका डेल्टा एच दे रखा है z। तो बेसिकली x y और z में रिलेशन पूछ रहा है। हम इसे देखें कि फर्स्ट सेकंड को ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को फर्स्ट और सेकंड है ना, तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला एक काम करो, आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। देखो रिएक्शन को माइनस कर रहा हूं, देखो बच्चों फर्स्ट में सेकंड को माइनस करने के लिए बोला मैंने आपसे, तो पहले फर्स्ट लिख रहा हूं मैं, देखिए इधर ये फर्स्ट लिखा मैंने। फर्स्ट क्या है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, इससे हमने बना दिया CO2 गैस, ये बना दिया CO2 गैस। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड हमको दे रखा है कार्बन ग्रेफाइट, सेकंड हमारे पास है कार्बन ग्रेफाइट प्लस 1/2 O2 गैस, और इससे हमने बना दिया CO गैस बना दिया। ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। मैंने आपसे बोला 1 में से 2 माइनस कर दीजिए, माइनस करने का तरीका साइन चेंज कर दीजिए, तो होगा क्या, इस ग्रेफाइट से ग्रेफाइट कैंसिल हो गया, 1 O2 में से हाफ O2 गया, तो यहाँ तो बचेगा आपका 1/2 O2, ये 1/2 O2, ये माइनस का CO है तो इधर आ जाएगा CO गैस, और राइट हैंड साइड में बचेगा आपके पास में CO2 गैस। आप देखें, अरे यार ये तो थर्ड इक्वेशन आ गई आपकी, ये तो थर्ड आ गए ना, थर्ड ये तो दे रखा है, इसका मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने से थर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब फर्स्ट में सेकंड को माइनस किया तो ये आपका थर्ड आ गया। तो आपने क्या बोला, आपने बोला फर्स्ट में से अगर हम सेकंड को माइनस करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। तो हम इसे बोल दें जो डेल्टा H1 है इसमें से अगर डेल्टा H2 को माइनस किया जाए तो बेटा जी डेल्टा H3 आ जाता है। डेल्टा H1 क्या दे रखा आपको, देखिए डेल्टा H क्या दे रखा है, तो डेल्टा H1 दे रखा आपको x, इसका मतलब एक तरह से x में से y को माइनस किया तो भैया जी z आ गया। आप ये भी लिख सकते हैं, ऑप्शन चेक करो, आप ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई प्लस जेड बन जाएगा, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ऑप्शन चेक कर लीजिए, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये सी आंसर आ गया हमारा, सी आ गया। अच्छा क्वेश्चन है भी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और आपको बताऊं एग्जाम में
नीट के एग्जाम में कोई पहली बात तो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, पर हम वो क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की गड़बड़ होने की वजह से। तो मैं क्वेश्चन इसी टाइप के फ्रेम कर रहा हूँ जिसके अंदर आपके क्वेश्चन एकदम, आपके जो कॉन्सेप्ट है एकदम शानदार हो जाने चाहिए। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। चलिए जी, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस इनटू फ्री एटम इज एक्स किलो जूल, हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले तो मैं आपको हीट ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब होता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन जो होता है ना, इसको ऐसे लिख दिया जाता है, हीट ऑफ एटमाइजेशन। इसकी डेफिनेशन होती है दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्योंकि डिसोसिएट करोगे तो हीट चाहिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल इनटू गैसेस एटम। हीट रिक्वायर्ड to dissociate 1 mole of stable molecule, 1 mole of stable molecule into गैसेस एटम। 1 मोल स्टेबल मॉलिक्यूल को हमको गैसेस एटम में ब्रेक करना। अब ऑक्सीजन का क्वेश्चन है, 1 मोल स्टेबल मॉलिक्यूल का मतलब ये O2 हो गया, और हमको इससे क्या चाहिए? गैसेस एटम का मतलब ये बनेंगे ना 2H गैस। तो जो भी इसका डेल्टा एच आएगा उसी डेल्टा एच को बोल देंगे हम हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब ये 1 मोल O2 है, इसका मतलब 1 मोल, ये 1 मोल को ब्रेक करना है, तो 1 मोल का मतलब ये तो 32 को ब्रेक करना पड़ेगा। अरे 1 मोल का मतलब 32 ग्राम। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला? 16 ग्राम को ब्रेक करना है तो x किलो जूल चाहिए। अरे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना 16 ग्राम O2 को ब्रेक करना है तो हीट कितनी चाहिए? x किलो जूल चाहिए। तो हमने बोला फिर 32 के लिए क्या चाहिए भाई? 32 का मतलब डबल, तो आंसर दे देंगे ना इसके लिए 2x किलो जूल आंसर आ जाएगा इसके लिए। 2x किलो जूल आंसर देंगे, 2x किलो जूल, 2x बी आंसर 2x किलो जूल ही आ जाएगा आपका आंसर 2x किलो जूल। सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे इसका आंसर एक्स टिक करके आ जाते हैं, वैसे ये बच्चे गलती करते हैं, इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, वो हीट ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं कि 1 मोल एटम बनना चाहिए, जबकि 1 मोल एटम से मतलब नहीं है। 1 मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, एटम चाहे कितने भी मोल बने, एटम के मोल नहीं देखना है, जो डिसोसिएट हो रहा है उस मॉलिक्यूल का 1 मोल होना चाहिए, उसको बोल दिया जाता है हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वो दे रखा है आपको, एक तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। थर्ड आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, और आपसे पूछा गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H4। तो आपको पहले तो ये देख लो बॉन्ड एनर्जी किस किस का दे रखा है। एक तो दे रखा नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, एक तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, एक आपको दे रखा है बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का दे रखा है, एक आपको दे रखा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसका बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, एक आपको गिवन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दे रखा है 159, ये लीजिए 159 सब किलो जूल में, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी दे रखा है 436, नेक्स्ट का दे रखा है 941, और नेक्स्ट का दे रखा हमको 389, ये हमको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। हमसे बोला गया हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H4। तो सबसे पहले तो बेटा जी हम लिखेंगे टारगेट इक्वेशन। टारगेट इक्वेशन, टारगेट क्या है? N2H का फॉर्मेशन है N2H4, ये N2H4 बना दिया, N2H4 का फॉर्मेशन N2H4 बना दिया ना। फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखने का तरीका क्या होता है कि प्रोडक्ट में 1 मोल बना दीजिए, रिएक्टेंट में क्या लिखोगे, रिएक्टेंट में लिखोगे ना उसके स्टेबल एलिमेंट, तो वो बन जाएगा N2 गैस प्लस 2H2 गैस, 2H2 गैस आ जाएगा, ये आएगा। इसके बॉन्ड से दिखा देते हैं, तो बॉन्ड ऐसे लिख दें, N2 को क्या लिखे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये लीजिए, प्लस 2H2, इसको लिख दें क्या 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया हमने, N2H4, इसको ऐसे लिखा जा सकता है H24, ये लीजिए ये H24N। अब इसका डेल्टा एच लेकर आना है, ये तो क्वेश्चन है, इसका डेल्टा एच लाना है, क्योंकि ये क्या है N2H का फॉर्मेशन है, और आपको क्या दे रखा है, अब आपको दे क्या रखा, आपको जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सबकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, याद होगा आपको किसी रिएक्शन का डेल्टा एच लाना है, किसी रिएक्शन का डेल्टा एच लाना है, और आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, तो क्या करेंगे आप, करेंगे समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल प्रोडक्ट। जितने भी रिएक्टेंट है उनके बॉन्ड एनर्जी को ऐड करना है, उसमें से प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी को माइनस करना है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करना है। देखिए
नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसका बॉन्ड एनर्जी बेटा 941 प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी हमारे को दे रखा है 436, इसका 2 मोल है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 436 ये लीजिए, रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी आ गया। इसमें से प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी माइनस करें, प्रोडक्ट में क्या है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसका बॉन्ड एनर्जी है 159, ये लीजिए 159 प्लस 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका बॉन्ड एनर्जी है 389, ये 389 हो गया, ये लीजिए। इसको सोल्व करके देखें, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, इसका आंसर आ जाता है 98 किलो जूल पर मोल। आप सोल्व कर लेना, आ जाएगा। हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट ये, अगर आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी का बॉन्ड एनर्जी दे रखा है तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में से प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी माइनस करेंगे तो हमारे पास उस रिएक्शन का डेल एच आ जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन दे रखा है डेल्टा एच फॉर CO2 CO एंड H2 लिक्विड आर, मतलब डेल्टा एच फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब हमको CO2 CO और H2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। CO2 है -393.5, कार्बन मोनोऑक्साइड है -110.5, H2 दे रखा है -241.8 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको दे रखा है इसके लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज लाना है। ठीक है, आपको शायद याद होगा मैंने आपसे बोल रखा है, जैसे मान लो रिएक्शन तो हमारे पास ये है, रिएक्शन ये दे रखा हमको, रिएक्शन हमारे पास है CO2 गैस प्लस H2 गैस, इससे फॉर्मेशन हो रहा है CO गैस प्लस H2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लीजिए, आपको इसका डेल्टा एच लेकर आना है, इसका डेल्टा एच निकालना है। ये क्वेश्चन है, इसका डेल एच हमको निकालना है ना। अब डेल एच निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बोल रखा है कि डेल एच निकालना है, तो आप ये देखो उसके जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनकी कौन सी हीट दे रखी है, तो इस क्वेश्चन में देखा गया तो पता लगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। और आप सब जानते हैं अब किसी भी रिएक्शन का डेल एच लाना है, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच लाना है, किसी रिएक्शन का डेल्टा एच लाना है, और जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा, तो क्या काम करें, समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है उनके हीट ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करना है, उसमें से माइनस करें, उसमें से आप माइनस करें समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर दें। ठीक है जी, चलो सोल्व करते हैं। अब प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, CO और H2 है, तो आप देख सकते हैं CO का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखा है, CO सेकेंड नंबर पे है, तो CO का हीट ऑफ फॉर्मेशन है -110.5, ये तो CO हो गया। साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी ऐड करें, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऐड करेंगे, और ये दे रखा है -241.8, ये तो ऐड हो गया। इसमें से रिएक्टेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस करें, रिएक्टेंट में हमको दे रखा है CO2 और H2O, CO2 का फॉर्मेशन है -393.5, ठीक है, और H2 का होता है 0। इसको सोल्व करके देख लीजिए, तो ये बन जाता है -110.5 -241.8 माइनस प्लस 393.5, ये लीजिए। इसको सोल्व करने से हमारा जो आंसर है ये आ जाता है 41.2 किलो जूल। तो आंसर है 41.2 किलो जूल। बी आंसर टिक कर देंगे इसके लिए, ये बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों सीधा सीधा फंडा क्या है, तो मैंने आपको 3 चीजें सिखाई। किसी रिएक्शन का डेल चलाना है, समझना। हम ये जो डिस्कस किया ना, इसको थोड़ा समराइज करके देखें तो समरी क्या बनाई हमने, अब की कंसेप्ट बता देता हूं मैं आपको। आप इस समझिए, जैसे मान लो सपोज एक रिएक्शन दे रखी है A2 प्लस B2, A2 प्लस B2, इससे हमको 2AB बना दिया। हमको बोला गया इसका डेल्टा एच लेकर आओ, इसका डेल्टा एच लाओ। अब डेल्टा एच लाना है तो इसके लिए क्या करेगा वो, नंबर 1 या तो जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन देगा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 तो क्या होगा, या तो सबके हीट ऑफ फॉर्मेशन दे देगा, ये लीजिए सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। सपोज A2 का फॉर्मेशन, A2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया X, B2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया Y, और AB का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया Z। हमसे बोला गया इसका डेल्टा एच निकालो, तो डेल्टा एच निकालने के लिए क्या करेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन माइनस करो। यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2Z प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दिया, ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। ये तो केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2,
पता लगा उसने क्या किया, जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है सबका हीट ऑफ कंबशन दे दिया, ये लीजिए हीट ऑफ कंबशन दे दिया। सपोज A2 का हीट ऑफ कंबशन है P और B2 का हीट ऑफ कंबशन है Q और इसका हीट ऑफ कंबशन R, और हमको इसका डेल्टा चलाना था। तो क्या काम करें, जब किसी रिएक्शन का डेले चलाना हो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका हीट ऑफ कंबशन दे रखा हो, तो रिएक्टेंट के कंबशन में से प्रोडक्ट का कंबशन माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, A2 B2 इसका मतलब हमने क्या किया, P प्लस Q इसको तो ऐड कर दिया और उसमें से प्रोडक्ट को ये माइनस कर दिया, ये हमने माइनस कर दिया। ये दूसरा केस बन गया। केस नंबर 3 क्या बनता है, केस नंबर 3 बनता है हमको सबकी बॉन्ड एनर्जी दे दे, सबका बॉन्ड एनर्जी गिवन हो। अगर बॉन्ड एनर्जी गिवन हो, बॉन्ड एनर्जी अगर गिवन हो और आपको क्या बोल रखा है, आपको बोला जा रहा है उस रिएक्शन का डेल्टा चलाना हो, तो उसमें भी बॉन्ड एनर्जी में भी क्या बताया मैंने, समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है उनके बॉन्ड एनर्जी को ऐड करना है, इसमें से माइनस करें समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल प्रोडक्ट। ये 3 केस है, ये आपको याद कर लेना है, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये तो जो बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है ना, बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो यही प्रॉब्लम आती है कि सर हमें पता नहीं लगता कि कब रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस होगा और कब प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस होगा। तो उसी का मैंने की कंसेप्ट आपको बता दिया, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1m HCl and 1m H2SO4 are neutralized by dilute NaOH solution and X and Y किलो कैलोरी ऑफ हीट आर लिबरेटेड रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू दे रखा है और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता रखा है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले रखा है, समझना। एक तो हमसे क्या बोला गया 1m HCl है, देखो उधर HCl है, ये क्या कर रहा है HCl को भी NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करवा रहा है। HCl अगर NaOH से न्यूट्रलाइज होगा तो भी जानते हैं NaCl प्लस वाटर बनेगा, बनता ना सोल्ट वाटर, ये लीजिए HCl हो गया। सेकंड साइड में क्या ले लेता हूँ H2SO4 ले लेता हूँ, H2SO4 ये बोला इसको भी हम NaOH के साथ न्यूट्रलाइज करवा रहे, आपको याद होगा ये बना देता है हमको, हम देता है Na2SO4 प्लस 2H2, ये हमने दोनों की रिएक्शन लिख दी। क्वेश्चन में देखो इधर क्या बोला 1m HCl, HCl 1m बोला और H2SO4 भी 1 बोला, दोनों का मोलरिटी 1 है, मोलरिटी 1 है, वैलेंस फैक्टर HCl का वैलेंस फैक्टर 1 होता है। देखो HCl का वैलेंस फैक्टर कितना होगा 1 होगा, मतलब इसकी नॉर्मलिटी होगी 1। H2SO4 का वैलेंस फैक्टर होगा 2, मतलब इसकी नॉर्मलिटी हो जाएगी 2, ये 2n हो गया। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, दोनों का वॉल्यूम इक्वल काम में लेना है, इक्वल काम अगर इसका भी 1 लीटर लिया उसका भी 1 लीटर लेना है, इसका 2 लीटर लिया उसका भी 2 लीटर लेना है। सपोज मान लेते हैं 1 लीटर है तो वॉल्यूम इसका कितना है 1 लीटर, तो बेटा अगर इसका 1 लीटर होगा तो फिर इसका भी 1 ही लीटर होगा, ये दोनों का 1 लीटर ले लिया। मैंने आपसे बोला आप तो ये बताओ कितना ग्राम इक्विवेलेंट काम में लिया, ग्राम इक्विवेलेंट होता है N/V, तो 1/V इसका मतलब इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया। अगर हम इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालें, इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखोगे 1/2, इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। तो कुल मिला के बात ये, इधर HCl का हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया और H2SO4 का हमने 2 ग्राम इक्विवेलेंट लिया। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर HCl मेरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, सुनना, अगर मेरा HCl 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो मेरा NaOH भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही लगेगा। ऑब्वियस सी बात है ना। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं। इधर देखो H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 2, अगर इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो फिर NaOH भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही खर्च होगा। इसका मतलब HCl के केस में तो क्या बोलेंगे, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बीच न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, H2SO4 में 2 ग्राम इक्विवेलेंट के बीच न्यूट्रलाइज हो रहा है। अच्छा इसने क्या बोला कि HCl वाले केस में x किलो जूल हीट निकली, तो -x किलोरी लिख दो। इधर क्या बोला H2SO4 में क्या बोला y किलो कैलोरी हीट निकली, तो उधर लिख दो y किलो कैलोरी। तो y कब निकला, जब 2 का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। x कब निकला, जब 1 का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। तो यार 2 का न्यूट्रलाइजेशन पर तो हीट डबल ही निकलेगी ना, तो इसको देख के नहीं लग रहा y इक्वल टू एक तरह से 2x आ गया है, या आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.5 इंटू वाई। देख लीजिए रिलेशन क्या दे रखा है, या तो y इक्वल टू 2x होगा या फिर x इक्वल टू 0.52 y होगा। देख सकते हैं आंसर क्या दे रखा है, तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0.52 y, ये सेकंड आंसर आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में बच्चा गड़बड़ क्या करता है, बच्चा गड़बड़ करता है वो टिक करके आता है x इक्वल टू वाई। उसके दिमाग में क्या कंसेप्ट रहता है, वो ये बोलता है कि सर हमको तो ये पढ़ाया जाता है कि स्ट्रोंग का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है, मना कौन कर रहा है, पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जो 1 के न्यूट्रलाइजेशन पर रिलीज होता है। पर यहाँ तो क्या हो रहा है,
एक में तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, एक में 2 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट पे हीट तो डबल निकलेगी ना, तो y का वैल्यू x के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा, तो कोरिलेट क्या x इक्वल टू 0.5 इंटू वाई बन जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो जी बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बॉन्ड एनर्जी का आ गया है। अभी बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट बता रहा उसी का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है इफ एट 298 Kelvin, the bond energy of carbon hydrogen bond, carbon carbon single bond, carbon carbon double bond and hydrogen hydrogen bond are respectively, इन सब के डाटा दे रखे हैं और हमसे बोला इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा। अभी समझाया था ना, किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना हो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका बॉन्ड एनर्जी दे रखा हो तो क्या करना है, रिएक्टेंट के बॉन्ड एनर्जी को ऐड करके प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी माइनस करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, देखिए इधर करें सोल्व। CS2 इसका बॉन्ड दिखा देते हैं, ये बॉन्ड CS2 आप ये लिखोगे CS2, ऐसे बॉन्ड की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन को सोल्व करना हमारे लिए आसान हो। S2 ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये देखते जाइए आप। CS3 ये लीजिए, CS3 ये लीजिए, ये दे रखा, इसका डेल्टा एच लेकर आना है, ये इसका डेल्टा एच लाना है। आपको अभी भी क्या समझाया, किसी का भी डेल्टा एच लाना है तो क्या काम करें, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी बेटा ऐड करनी है, रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी ऐड करना है, उसमें से प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी माइनस करना है, रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी ऐड करके प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी माइनस करना है। रिएक्टेंट में देखिए बॉन्ड, रिएक्टेंट में बॉन्ड कौन सा है, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी देखिए, देखो उधर CH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये थर्ड नंबर पे दे रखा है और थर्ड नंबर होगा 615, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का एनर्जी है 615, ये लीजिए, प्लस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने 4, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी लेके आते हैं तो CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, तो CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी 414, ये 414 हमने ऐड कर दिया, प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे रखा फोर्थ नंबर पे, ये आ गया 435, ये तो हमने रिएक्टेंट के बॉन्ड एनर्जी को ऐड कर दिया है, माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी। अब प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में क्या है, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी सेकंड नंबर पे जो दे रखा है 347, ये लीजिए, प्लस हमारे पास क्या आ गया 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, 6 कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन है 414, ये लीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, एड और सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ जाता है -125 किलो जूल, डी आंसर टिक कर दिया जाता है। तो कैलकुलेशन तो कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को समझाना था कि किसी रिएक्शन का डायलेशन लाना हो और आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सबका हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी दे रखा हो ना, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड एनर्जी में से प्रोडक्ट के बॉन्ड एनर्जी को माइनस करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। आंसर है -125। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लाया हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का है। थर्मोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो जनरली हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, एक बॉन्ड एनर्जी, ये 4 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ये तो सिंपली क्वेश्चन है। एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, NaOH प्लस HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, NaCl प्लस H2O ये दे रखा है -57 किलो जूल। आप जानते भी है स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57 होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। चलो जी, प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन हमको दे रखा है, रिएक्शन हमारे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, ये लीजिए, और इसे हमने बना दिया है बेरियम सल्फेट प्लस 2H2 बना दिया, ये बना दिया। इसको देख के लग रहा है कि 1 मोल H2O 1 मोल H2O 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज हो रहा है। अच्छा पता है ये जो H2O है यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है। 1 मोल H2O का मतलब बेटा 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, और 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड का मतलब भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। तो कुल मिला के बात ये यहाँ पर 2 को न्यूट्रलाइज कर रहा है और दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो हमने बोला कितना हीट इवोल्ड होगा, तो आपको पता हीट कितना इवोल्ड होगा, इसने बोला हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो 57 दे रखा है, यानी 57 हीट कब रिलीज होगी, जब 1 न्यूट्रलाइज हो। यहाँ तो 2 है ना, तो -57 का क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -114 किलो जूल पर मोल, ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देंगे -114, सी आंसर दे दिया जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। ठीक है जी, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है enthalpy of combustion of carbon and carbon monoxide are, enthalpy of combustion of carbon and carbon monoxide are -393.5
एंड -283 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड पर मोल। देखिए हम एक काम करते हैं, जो दे रखा है ना उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन का कंबशन, देखो इधर कार्बन का कंबशन क्या लिखेंगे बेटा, C+O2, इससे क्या बना देता हूं मैं, CO2 बना देता हूं। कार्बन का कंबशन आ गया, इसका डेल्टा एच दे रखा हमको -393.5 दे रखा है। सेकंड दे रखा हमको कार्बन मोनोक्साइड का कंबशन, ये कार्बन मोनोक्साइड का कंबशन, कार्बन मोनोक्साइड का कंबशन लिखें, आपको पता है कार्बन मोनोक्साइड का कंबशन होगा, इससे भी CO2 बनेगा। इसका जो डेल्टा एच है वो दे रखा है -283 किलोजूल, ये हमको दे रखा है। आपसे पूछा गया मतलब ये तो गिवन है, 1 और 2 गिवन है, आपसे बोला गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टारगेट कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन क्या लिखोगे, आपको समझाते हैं कि जब भी हम किसी का फॉर्मेशन लिखें तो जिसका भी फॉर्मेशन लिख रहे हो उसको प्रोडक्ट में लिखो, और रिएक्टेंट में क्या लिखा जाएगा, रिएक्टेंट में उसके कांस्टेंट एलिमेंट, तो ये आ जाएगा ना, ये लीजिए आ गया। हमको इसका डेल्टा से लेकर आना है। अब आपको थर्ड नंबर लाना है। आप देखिए फर्स्ट सेकंड का क्या करें, थर्ड आ जाए, यार साफ साफ दिखाई दे रहा है। इक्वेशन नंबर 1 में से अगर इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दिया, थर्ड आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा है ना थर्ड। आप देखो माइनस करके देख लो ना बेटा, ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस ऐसे माइनस करते हैं, ये माइनस किया, माइनस करोगे तो CO2 से CO2 कैंसिल हो गया, 1 O2 में से हाफ O2 माइनस किया तो 1/2 O2, और ये माइनस उधर जाएगा तो डेल्टा एच भी क्या होगा, इसका डेल्टा एच क्या होगा, 1 के डेल एच में से 2 का डेल एच माइनस कर दो, 1 का डेल एच हमारे पास है बेटा -393.5, 2 का डेल एच माइनस कर दिया, -283 को हमने माइनस कर दिया, तो ये बन जाता है -393.5 माइनस माइनस प्लस 283, ये लीजिए यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें तो वैसे आंसर देखें तो आंसर इसका ऑप्शन 4 देखें तो 283, ये आंसर आप खुद ही बता दिए अप्रोक्स कितना आ रहा है, तो मेरे को दिखाई दे रहा है इसका जो आंसर है ये आ गया ना। देखो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा, -393 और 283, तो 100 के ऊपर का डिफरेंस आ रहा, 110 के आसपास आ रहा, वो भी -4 ऑप्शन देख लीजिए, ये बन गया ना -110.5 किलो जूल, ये लीजिए। अरे यार ऐसे देख लो ना बच्चे, 283 और 393, 83 93 10 का डिफरेंस ये हो गया, 200 और 100 में 100 का डिफरेंस ये हो जाएगा, तो 110 के आसपास नहीं आ रहा गया, तो आपका क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाएगा। मतलब स्मार्टली कैलकुलेशन को हैंडल करना होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन दे रखा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड ABCD आर -13.7, -9.4, -11.2 एंड -12.4 किलो कैलोरी रेस्पेक्टिवली व्हेन दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय अ कॉमन बेस एसिडिक कैरेक्टर ओबे द ऑर्डर। देखो आपको मैंने बताया था, आप जानते हैं कि एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हीट रिलीज होती है, और आप ये भी जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन पे हीट सबसे ज्यादा रिलीज होती है। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो कंसेप्ट क्या लगाना है कि आप एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज कर रहे हो, तो जिसके न्यूट्रलाइजेशन पे जितनी ज्यादा हीट रिलीज होती है इसका मतलब वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि आपको पता है वीक में हीट कम रिलीज होती है, क्योंकि वीक में होगा क्या, कुछ हीट उसके डिसोसिएशन में भी कंज्यूम हो जाती है ना। तो इसका सीधा सीधा फंडा क्या है, जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो देखो अब डाटा क्या दे रखा है बेटा, देखिए इधर ये हमको ABC दे रखा है ना, ABCD, इनके डाटा रख देते हैं। ए हमको दे रखा है -13.7, बी दे रखा है -9.4, सी हमको दे रखा है -11.2, और जो डी है, डी का डाटा दे रखा -12.4। अभी भी क्या बोला, अभी आपसे क्या बोला, जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। माइनस साइन ये बताता है कि हीट रिलीज हो रही है, तो जब कंपेयर करते हैं तो मैग्नीट्यूड देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा किसका, ए के लिए एसिडिक कैरेक्टर ए का सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद देखें तो फिर आ जाता है डी, उसके बाद फिर आ जाता है सी, और फिर आ जाएगा हमारे पास में बी। ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कौन सा आ रहा आंसर 16। आंसर चेक करें बेटा, ए सबसे ज्यादा आ गया, फिर डी, और फिर सी और बी, ये आंसर आ जाएगा बी। इसका ये भी आंसर ठीक कर देंगे, आंसर आ जाएगा बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा हमने, जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड,
और जितना ज़्यादा एसिडिक मतलब उसका एसिडिक करेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखें, बच्चे इसमें गड़बड़ क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि सर -13.7 और -12.4 में से तो सर -12.4 बड़ा होता है। ऐसी मिस्टेक तो बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो आपको बता देता हूँ बेटा, ये जो माइनस है, माइनस ये बता रहा है कि हीट रिलीज हो रही है। आप इसको से बोल दो कि डी में तो 12.4 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है और ए में 13.7 रिलीज हो रही है। तो 13.7 बड़ा हो ना, तो माइनस तो ये बता रहा है कि रिलीज हो रही है, मतलब एक्सो का साइन बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मतलब इसी फॉर्मेट पे बेस एक बार क्वेश्चन एम्स के एग्जाम में भी पूछा गया था, नीट के एग्जाम में आने के आपके पूरे पूरे चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखना भाई, क्वेश्चन है हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ PS3, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ PS3 is 228 and P2H4 is 355 and bond energy of PP bond, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए मैंने आपसे बोला था कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि 1 मोल मॉलिक्यूल को ब्रेक करके गैसेस एटम बनाने। तो चलो PS3 के पास चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं जी। ये PS3 आपका आ गया, ये PS3 गैस आ गया। तो PS3 की बात करें तो PS3 में क्या कहेंगे, तो बेटा PS3 में बोलेंगे इसके अंदर PS3 के अंदर 3 फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड है। 3 PS3 की बात की, ये लिखोगे ना PS3, ये PS3 आपका, ये PS3 लिख देता हूं। इसमें 3 pH बॉन्ड है, तो क्या किया आपने, इसको ब्रेक करके गैसेस एटम बना दिए, ये गैसेस एटम बना दिए। ठीक है, इसका जो हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इसका मतलब इसका जो डेल्टा एच है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 228 किलो कैलोरी दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 228 किलो कैलोरी हीट है, तो 228 किलो कैलोरी जो हीट है ना, वो हमको एक तरह से 3 pH बॉन्ड को ब्रेक करने में चाहिए। तो यहां से हमने एक तरह से बॉन्ड एनर्जी निकाल लिया pH बॉन्ड के लिए। pH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कितना आएगा, तो इसका मतलब 3 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, 228। तो 1 मोल बॉन्ड के लिए क्या होगा, इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब मेरे पास आ गया pH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी आ गया 228/3 किलो कैलोरी। चलो जी, साथ में इसने क्या बोला, P2H4, ये P2H4 पे चले। अब P2H4 में क्या होगा बेटा, ये P2H4, ये लीजिए P2H4 आ गया, ये आपका P2H4। इसका भी हीट ऑफ एटोमाइजेशन का, इसको ब्रेक करेंगे तो P2H4 ये बनेगा, ये तो P बॉन्ड आ गया। इसको ब्रेक करेंगे तो 2 तो फॉस्फोरस एटम और आपके पास में 4 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे। ये लीजिए, इसके डेल्टा एच की बात करें, इसका जो डेल्टा एच है, इसका जो डेल्टा एच वो हमारे पास आ रहा है 355, ये आ जाएगा 355 किलो कैलोरी। अब सोचो 355 का मतलब क्या हुआ, 355 किलो हीट किस में खर्च हो रही है, तो बोलेंगे ये जो 355 है, आप इसको समझिए कि 355 किलो हीट किस में खर्च हो रही है। तो बोलेंगे एक तो हमने इसको लेके PP बॉन्ड को तोड़ा, एक तो तोड़ दिया हमने, एक तो PP बॉन्ड को तोड़ दिया, प्लस हमने क्या किया, अब pH कितने बॉन्ड है, 4 pH बॉन्ड है ना, उसके साथ में हमने इससे क्या कर दिया, 4 बॉन्ड कौन से तोड़ दिए, pH बॉन्ड तोड़ दिए, 4 pH बॉन्ड तोड़ दिए। ठीक है, तो आप एक काम करें, ये 355 को तो 355 लिखे इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ PP बॉन्ड, और PP बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी तो बेटा जी आपको लेकर आना है प्लस 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ PH बॉन्ड, और PH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी आ रहा है 228/3। इसको सोल्व करके और हम यहाँ से लाएंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ PP बॉन्ड। ये PP बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं, ये बन जाएगा 355 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 228/3। ये लीजिए यहाँ तक आ जाएगा, और इसको सोल्व करके हम इसका PP बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास PP बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी जो है वो आ जाता है, आप इसको सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा 51 किलो कैलोरी। ये लीजिए आंसर है 51 किलो कैलोरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा अच्छे से कर लेना। मैं तो ये बोलता हूँ इस क्वेश्चन के नीट में आने के प्रोबेबिलिटी है, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 18 वाला जो क्वेश्चन है ये एक बार AFFE के एग्जाम में भी आया हुआ है, नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगेन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर आप तो हर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, तो बेटा जी मैं आपको करवाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा हूँ ना, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में
A2 आर डायटोमिक मॉलिक्यूल। चलिए जी, ठीक है। इफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2, AB एंड B2 are in ratio of 1:1:0.5 and the enthalpy of formation of AB from A2 and B2 is minus 100 किलोजूल पर मोल। व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया A2, AB और B2 डायटोमिक मॉलिक्यूल है और इनका बॉन्ड एनर्जी का रेशियो दे रखा है, तो मैंने मान लिया लेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2, मैंने मान लिया बेटा A2 का बॉन्ड एनर्जी x किलोजूल पर मोल है। ठीक है, इसने क्या बोला, देखो इसने जो दे रखा है ना, इसने क्या दे रखा है, इसने बोला कि A2, AB और B2, सुनो इसने क्या बोला, A2, AB और B2 का बॉन्ड एनर्जी का रेशियो है 1:0.5। हमने बोला A2 का बॉन्ड एनर्जी अगर x है तो बेटा A2 का अगर x है तो B2 का क्या होगा और AB का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा। तो देखो A2, AB का बॉन्ड एनर्जी तो 1:1 है, तो A2 का अगर x है तो फिर AB का भी x किलोजूल ही होगा। और जो B2 है ना, B2 का बॉन्ड एनर्जी तो 0.5 का रेशियो है, तो B2 का बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा x/2 किलोजूल पर मोल। ये हमने बॉन्ड एनर्जी बना दी। सातवें क्वेश्चन में क्या बोला, A2 और AB का फॉर्मेशन हो रहा है AB का फॉर्मेशन हुआ A2 B2 से, तो AB के फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना A2 प्लस B2 गैस, इस हमने AB बना दिया, फॉर्मेशन है तो 1 मोल होना चाहिए, तो ये 1/2 आ जाएगा। और इसका जो डेल्टा एच है ना, इसका डेल्टा एच दे रखा ना हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका डेल्टा एच हमको दे रखा है -100 किलोजूल, ये -100 किलोजूल दे रखा है, तो बेटा जी क्या लिखेंगे -100 किलोजूल। आपके पास बॉन्ड एनर्जी है ना, आपके पास A2 B2 AB का बॉन्ड एनर्जी है, आपको क्या सिखा रखा है, किसी रिएक्शन का डेल्टा एच लाना हो, बॉन्ड एनर्जी दे रखी हो, तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में से प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी माइनस करें। A2 का बॉन्ड एनर्जी कितना x, हाफ मोल है तो x/2 लिखा, ये x/2 लिखा, प्लस B2 का बॉन्ड एनर्जी, B2 का बॉन्ड एनर्जी बेटा x/2 है, हाफ मोल है तो ये बनेगा x/4, तो रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी आ गया, माइनस प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी AB का बॉन्ड एनर्जी x, ये लीजिए यहाँ तक आ गए। इसको सोल्व करें तो क्या लिखेंगे, -100 इक्वल टू x/2 प्लस x/4, x/2 प्लस x/4, ये बन गया हमारा 3x/4 माइनस x। इसको सोल्व करें तो ये -x/4 आ गया। इसको सोल्व करने से x इक्वल टू आ रहा है 400 किलोजूल पर मोल। x क्या है, x A2 का बॉन्ड एनर्जी है, इससे हमको पता लग गया A2 का बॉन्ड एनर्जी हमारे पास आ रहा है 400 किलोजूल पर मोल, ये तो A2 का बॉन्ड एनर्जी आ गया। अगर क्वेश्चन में हमसे बोलता है AB का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, तो AB का भी फिर 400 ही आंसर देते हैं, ये लीजिए। हाँ, अगर हमसे बोलता B2 का बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, तो वो तो x/2, तो उसका आंसर दिया जाता 200 किलोजूल पर मोल। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए किसका बॉन्ड एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2, आंसर दिया जाएगा 400 किलोजूल पर मोल, ये इसका आंसर दिया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 90 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, कंसिडर द रिएक्शन दे रखा है कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस, इस हमने CH4 गैस बना दिया, इसका डेल्टा एच दे रखा है -x किलो कैलोरी। सेकंड दे रखा कार्बन गैस प्लस 4H गैस हमने बना दिया CH4 गैस, डेल्टा एच दे रखा -x1 किलो कैलोरी। थर्ड हमको दे रखा है CH4 गैस हमने बना दिया CH3 गैस प्लस S गैस, डेल्टा एच दे रखा है y किलोजूल। एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो मैंने आपसे बोला कि मीथेन का हीट ऑफ एटमाइजेशन, देखो उधर एटमाइजेशन ऑफ मीथेन का एटमाइजेशन क्या लिखोगे, मीथेन का एटमाइजेशन बेटा ये लिखोगे ना, मीथेन 1 मोल स्टेबल मॉलिक्यूल से गैसेस बनाना है, ये होता है एटमाइजेशन। इसका जो डेल्टा एच आएगा ना, इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच आता है उस डेल्टा एच को बोलेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन। इसको देख के क्या पता लग रहा है कि आपने क्या किया, ये जो CH4 गैस है, मतलब एक तरह से आपने क्या किया, आपने एक तरह से इसके अंदर मीथेन के जो 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक कर दिया। तो मैंने इसे बोल दिया मीथेन के 4 मोल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके गैसेस एटम में सेपरेट किया, उसके लिए हीट है हमारे पास में, उसके लिए हीट है, ये हीट ऑफ एटमाइजेशन। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। तो बेटा जी बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड आता है, ये जो लिखा ना हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन का जो हीट ऑफ एटमाइजेशन है, अगर इसको 4 से डिवाइड करें ना तो हमारे पास ये आ जाता है इसका बॉन्ड एनर्जी। अब देखो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, उसकी आप रिएक्शन नंबर सेकंड देखो, सेकंड जो दे रखा है ऐसा नहीं लग रहा, हमने जो लिखा है ना उसका जस्ट अपोजिट दे रखा है,
तो -x1 है तो अपोजिट दे रखा है तो हम ऐसे लिख देंगे ना, एक तरह से इसका जो डेल्टा एच एटोमाइजेशन है वो माइनस हटा दो तो ये आ जाएगा ना x1 किलो कैलोरी। तो इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा x1/4 किलो कैलोरी पर मोल। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये लीजिए आंसर आ गया इसके लिए। तो इसको देखा जाए तो आंसर आ जाएगा x1 ये लीजिए सी आंसर दिएगा, इसका सी आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली इनडायरेक्टली हमको हीट ऑफ एटोमाइजेशन दे रखा है पर उसने रिएक्शन को रिवर्स करके लिख रखा है, तो हमने रिएक्शन को रिवर्स करके लिख रखा है, हमने उसको ठीक किया। आपको जानते होंगे जब भी कोई थर्मोकेमिकल रिएक्शन है अगर आप उसको रिवर्स करके लिख देते हो तो उसका जो डेल्टा एच है उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज कर दिया हमने और बाई 4 किया तो बाई 4 करते बॉन्ड एनर्जी का आंसर आ गया। लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे रखा व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर के एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पूछा जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, जो मेरे से पूछा जा रहा है तो उसको टारगेट बोलते हैं, टारगेट इक्वेशन। और टारगेट क्या है, वाटर का वेपोराइजेशन, मतलब हमसे एक तरह से H2O लिक्विड से H2 गैस के बारे में पूछा जा रहा है। लिक्विड से गैस ही तो होता है वेपोराइजेशन। तो हमको करना क्या बेटा, हमको इसका डेल्टा एच लेकर आना है, इसका डेल्टा एच लाना है। अब देखो गिवन क्या है, तो फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, अब ये देखो फर्स्ट सेकंड दे रखा है ना, अब ये बताइए फर्स्ट सेकंड का क्या करे टारगेट आ जाए। अरे बेटा फर्स्ट सेकंड का क्या करे टारगेट आ जाए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट सेकंड का क्या करे टारगेट आ जाए। तो मुझे तो दिख रहा है 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में से अगर इक्वेशन नंबर को माइनस करें तो टारगेट आ रहा है, देख लो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो होगा क्या, ये सब कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस होगा तो लिक्विड माइनस से इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा ना। इसका मतलब 2 में से 1 को माइनस करने से आंसर आ रहा है। तो डेल्टा एच भी क्या होगा, 2 के डेले में से 1 का डेले माइनस करें तो हम लोग क्या करते हैं 241.84 में से हमने माइनस कर दिया 285.77 को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ जाता है ये माइनस 43 माइनस 43.95 43.93 आता है 43.93। और जैसे ही आया हमने आंसर टिक लगा दिया, बी हमने आंसर टिक लगा दिया क्योंकि हमको -43.93 दिख भी रहा है। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन में हमने गड़बड़ क्या करी वो भी आपको सिखाता हूँ। ये काम तो बच्चा करके आता है तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ। देखो आपसे क्या बोला, लिक्विड से गैस बनेगा तो वेपोराइजेशन इतना तो आप समझते होंगे कि जो वेपोराइजेशन होता है ना बेटा जी, जो वेपोराइजेशन है वेपोराइजेशन एंडो होता है। अगर एंडो होता है ना तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो पहली मिस्टेक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सो तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमने क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ करी है। अब गड़बड़ क्या करी है, हमने क्या बोला 2 के डेल एच में से 1 का डेल एच माइनस करना है, 2 के डेल एच में से 1 का डेल एच माइनस करना है। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, बेसिकली हीट लिख रखी है प्रोडक्ट के साथ में। तो सबसे पहले क्या करें, हीट प्रोडक्ट के साथ लिख रखी है ना, इसको आप डेल्टा एच की फॉर्म में लिखा करें। हीट प्रोडक्ट के साथ लिख रखी है, इसका मतलब ये हुआ हीट प्रोडक्ट में मतलब एक्सो, तो डेल्टा एच तो इसका जाएगा -2, इसका डेल्टा एच बनेगा ना -241.8 किलो जूल, इसका डेल एच आ गया। और इसका जो डेल एच है वो क्या आएगा -285.77 आएगा। अब आपने क्या बोला 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 2 में से 1 को माइनस करने का मतलब 2 के डेल एच में से 1 का डेल एच माइनस करना है। 2 का डेल एच कितना है, तो 2 का डेल एच है ना -241.8, 1 का डेल एच कितना है, तो 1 का डेल एच है ना -285.77। इसको सोल्व करेंगे अपने आप आंसर आ रहा है +43.93 किलो जूल पर मोल। देखो आ गया ना आंसर, ये लीजिए इसका आंसर आ गया। आया समझ में। तो बच्चे से ये गड़बड़ होती है, तो गड़बड़ को मिस्टेक को पकड़ने का तरीका भी बता दिया है कि वेपोराइजेशन एंडो होगा, अगर एंडो होगा तो पॉजिटिव आना चाहिए, अगर आपका नेगेटिव आ गया तो आप ऐसे करें। और दूसरी बात, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए और हीट अगर वो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के साथ लिख के दे रहा है, सुनो बच्चों, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए और हीट वो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के साथ लिख के दे रहा है, तो सबसे पहले क्या काम करें, आप उसको डेल्टा एच की फॉर्म में लिख लें। अगर आपने डेल्टा एच की फॉर्म में लिख लिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपको ये भी बता दिया कि बच्चा इसके अंदर क्या मिस्टेक करके आता है। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2 एंड ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस आर
-400, -300 एंड -1300 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, आपसे बोला जा रहा है ग्लूकोज के लिए इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज के लिए हीट ऑफ कंबशन निकालते हैं। चले जी, ग्लूकोज की कंबशन की रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया हमारे पास में। 6H12O6 ग्लूकोज का कंबशन कर रहे हैं, O2 के साथ रिएक्शन करवा दें तो प्रोडक्ट में हमको मिल जाता है CO2 प्लस H2O। ये लीजिए यहाँ तक आगे अपन बैलेंस करें, ये 6 ये बैलेंस भी हो गया है। इसका डेल्टा एच निकाल लेता हूँ मैं। सबसे पहले तो डेल्टा एच निकालता हूँ, इसका डेल एच निकाल लेता हूँ। इसका डेल एच निकालने के लिए देखें क्या दे रखा है, तो हमको दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन किसका दे रखा है, CO2 का। याद है जब फॉर्मेशन देते हैं तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को मैनेज करें। CO2 के फॉर्मेशन की बात करें, 6CO2 का फॉर्मेशन आपको दे रखा है 400, ये लीजिए -6 × 400 प्लस 6 × वाटर, ये दे रखा है आपको 300, ये 300। ये तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसमें से हम रिएक्टेंट का फॉर्मेशन मैनेज करें। रिएक्टेंट का फॉर्मेशन, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन दे रखा है -1300, साथ में O2 का फॉर्मेशन, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका डेल्टा एच निकाल लेते हैं। इसका डेल एच ये बन जाता है -2400 -1800 +1300। तो इसको सोल्व करके देखें। सबसे पहले डेल एच कितना आ रहा है, इसको सोल्व करें तो इसका डेल एच कितना आएगा, तो 2400 और 1800 इसको ऐड करें तो ये बन जाता है 3040 -4200 +13, ये बन जाता है। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें तो डेल एच कितना आएगा बेटा, ये बन गया -2900 किलोजूल पर मोल, ये आंसर आ जाता है। अब होता क्या है, जैसे यहाँ तक आते हैं ना, आते हम क्या करते हैं, बी पे टिक करके आ जाते हैं, फिर गड़बड़ करते हैं, हम बी पे टिक लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, पर ग्राम ग्लूकोज के लिए। ये जो हमने निकाला ये पर मोल के लिए, तो आपका क्या बोला, पर ग्राम के लिए, पर ग्राम कंबशन तो है, पर ग्राम है, तो क्या काम करें उसके लिए 2900, इसको डिवाइड करें इसके मोलिकुलर मास से, तो ये हिट आ जाएगा किलोजूल पर ग्राम। आप इसको डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाता है -16.11 किलोजूल पर ग्राम। मतलब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है कि कहीं ऐसा पर ग्राम वगैरह तो नहीं कर देता है, नहीं तो हम क्या करते हैं, सोल्व करके भी पूरा सॉल्यूशन करने के बाद भी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। अब इसने क्या बोला, पर ग्राम, तो इसका मतलब ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180 होता है, तो 180 से डिवाइड किया तो पर मोल की जगह पर ग्राम में कन्वर्ट हो गया यार। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सावधानी से पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 3N2O + 2NH3 रिएक्शन दे रखी है हमको। रिएक्शन लिख देता हूं मैं, 3N2O + 2NH3, इससे हमने बना रखा है 4N2 + 3H2O, ये दे रखा है, समझते चले। इसका डेल्टा एच दे रखा है, इसका डेल्टा एच दे रखा, तो मैंने डेल एच लिख दिया। इसका डेल एच है -879.6 किलोजूल, इसका डेल एच दे रखा है। ठीक है जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अब देखो क्या क्या दे रखा है, अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन मैं इनके साथ साथ लिखता चलता हूँ। अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है -45.9, ये किलोजूल में दे रखा है। चलिए जी, एक वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, वाटर का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया, वाटर का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है -241.8 किलोजूल, ये भी फॉर्मेशन दे दिया। हमसे पूछा जा रहा है N2 का फॉर्मेशन क्या होगा, इसका फॉर्मेशन हमसे पूछा जा रहा है, ये लीजिए यार। ये तो वो क्वेश्चन बन गया ना, किसी रिएक्शन का डेल्टा एच लाना है और हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा, तो क्या करते हैं, समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट। यार ऐसा ही तो करते हो बच्चे लोग। ठीक है, डेल एच की जगह डेल एच की वैल्यू पुट कर दें। डेल एच हमको क्वेश्चन में दे रखा है -879.6, ये जो डेल एच दे दिया। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में क्या है, वाटर है, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है -241.8, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस नाइट्रोजन का तो 0 होता है, ये लीजिए, माइनस रिएक्टेंट में कौन है, N2O का फॉर्मेशन x मान लिया, 3 मोल है तो इसको लिखा जाएगा 3x, ये 3x, और साथ में अमोनिया के 2 मोल, तो 2 × 2
और माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 45.9, ये लीजिए यहाँ तक आ गया। तो कुल मिला के आपको x निकालना है ना, आपको x की निकालना है, तो आप इसको सोल्व करके जब आप x निकालेंगे आप इसको सोल्व कर लेना, x इक्वल टू आ जाता है 82 किलो जूल पर मोल। और x क्या है, x है यहाँ पर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O, N2O का फॉर्मेशन आ गया ना, A22, ये तो पूछा जा रहा है। ये लीजिए x का वैल्यू निकाल लेना। तो कुल मिला के बात वही है कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन माइनस किया तो रिएक्शन का डेल आ गया, तो 82 इसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक लॉजिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है फॉर द रिएक्शन एसएबी, देखो एसएबी जो रिएक्शन है, एसएबी जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एच हमको दे रखा है 24 प्लस 24 प्लस 24 का मतलब ये एंडो है, एंडो है। आपको पता है जो डेल्टा एच होता है ना, डेल्टा एच जो होता है ना, डेल्टा एच बेटा, डेल्टा एच होता है एचपी माइनस एच आर, और एंडो का डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब एचपी का वैल्यू एच आर से बड़ा होगा। एचपी का मतलब प्रोडक्ट, आर का रिएक्टेंट, इसका ए और बी को देखा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, बी की एंथैल्पी ए से ज्यादा है, ये लीजिए। चलो जी, सेकंड देखें, सेकंड क्या दे रखा हमको, बी से सी दे रखा है, ये बी से सी, ये बी से सी दे रखा है, बी से सी, और बी से सी का डेल्टा एच क्या दे रखा क्वेश्चन के अंदर, ये माइनस 18 किलो जूल दे रखा है, 18। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच बेटा एच पी माइनस एच आर होता है। यहाँ पर कौन बड़ा है, एच आर, एंडो है ना, तो दिख रहा नेगेटिव कब आएगा, जब एच आर बड़ा होगा। एच आर का मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो बी है, इसके देख को पता लगा बी की एंथैल्पी सी से ज्यादा है, तो बी की एंथैल्पी ए से ज्यादा है और बी की एंथैल्पी सी से भी ज्यादा है, ये रहा ना, बी का एंथैल्पी ए से भी ज्यादा है, बी का एंथैल्पी आपका सी से भी ज्यादा है। अब एक काम करते हैं, इसको बोले 1, इसको बोले 2, और 1 और 2 को ऐड कर देता हूं। देखो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं ना, तो 1 और 2 को ऐड करने से क्या होगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये ए से सी रिएक्शन आ जाएगी, ए से सी, और इसका डेल्टा एच क्या आएगा, इसका डेल्टा एच ऐड आप ऐड कर रहे हो ना, तो 24 के अंदर ये 24 में माइनस 18 ऐड होगा, तो बेटा जी ये तो ये प्लस आ गया, प्लस का मतलब ये भी एंडो आ गया, तो एंडो का मतलब डेल्टा एच होता है ना एचपी माइनस एच आर, तो एचपी बड़ा होगा, यानी सी का एंथैल्पी ए से बड़ा होगा। तो वापस देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, सारे रिजल्ट लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं रिजल्ट एक साथ। आपसे क्या बोला, आपसे बोला बी की एंथैल्पी, फर्स्ट तो क्या बता रहा है, बी का एंथैल्पी ए से ज्यादा है, बी का एंथैल्पी ए से ज्यादा है। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है बी का एंथैल्पी सी से ज्यादा है, और थर्ड क्या बोल रहा है, सी का एंथैल्पी ए से ज्यादा है, और आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी का एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। तो बताओ सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसके लिए होगी बेटा, सबसे ज्यादा एंथैल्पी दिख रहा है ना यार, सबसे ज्यादा एंथैल्पी किसके लिए होगा, बी के लिए होगा, उससे उसके बाद फिर आएगा सी, और सबसे कम आएगा ए के लिए, बी सी ए। आंसर देखें, बी सी ए आंसर दिया जाएगा, बी, ये बी आंसर आ जाएगा। तो ये एकदम कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये बेटा जी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो आपको सोल्व करने का मेथड बता दिया, सोल्व कैसे करना होता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 4 लीटर मिक्सचर ऑफ C2H6 and CH4 at STP on complete combustion give 6 लीटर ऑफ CO2। चलिए जी 6 लीटर CO2 मिल गया। आपसे क्या करवा रहा है, एक तो C2H6 से एक CH4 का कंबेशन करवा रहा है STP पर, तो इनका कंबेशन देखें, C2H6, ये C2H6 लिखा हमने, एक तो C2H6 का कंबेशन है और एक CH4 का कंबेशन है। C2H6 का कंबेशन मतलब O2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो प्रोडक्ट में क्या दे देंगे हम, CO2 प्लस H2O। दूसरे में भी देखें तो इसका कंबेशन करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमको, CO2 प्लस H2O, ये मिलेगा। ठीक है जी, इसको बैलेंस करें बेटा, बैलेंस करें तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाता है ये 2, हाइड्रोजन कितना 6, ये 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, और 7, ये लिखा जाएगा 7/2। इधर देखें तो यहाँ आ जाता है ये 2 2 2 जा 4, और ये 2, ये बैलेंस हो गया है। ठीक है, आपसे क्या बोला, मिक्सर कितना है, 4 लीटर है, 4 लीटर मिक्सर है ना, मैंने मान लिया 4 लीटर के अंदर C2H6 मेरा x लीटर है, ये x लीटर है बेटा। अगर x लीटर होगा तो मीथेन तो फिर 4 माइनस x लीटर होगा ना, ये लीजिए। देखो इसकी स्टैकोमेट्री क्या बोलती है, 1 लीटर C2H6 है ना, इसके कंप्लीट कंबशन से 2 लीटर CO2 बनेगा, तो x लीटर से 2x लीटर CO2 बनेगा। मीथेन में देखो
1 लीटर मीथेन से x लीटर बनेगा, 1:1 है ना, तो 4 माइनस एक्स से 4 माइनस एक्स लीटर बनेगा ना। पर क्वेश्चन में क्या बोला, CO2 बना 6 लीटर। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हमसे कि 2x प्लस 4 माइनस एक्स का वैल्यू है 6। इसको सोल्व करने से x इक्वल टू आ गया मेरे पास में 2 लीटर। 2 लीटर का मतलब ये हुआ कि एक तरह से जो मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर 2 लीटर तो C2H6 है और 2 लीटर ही मीथेन है। कुल मिला के 4 लीटर का मतलब ये पता लग गया दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। यानी ये जो इतनी सारी कैलकुलेशन करी ना, इस कैलकुलेशन से अभी हमको बस इतना आइडिया लगा है कि जो आपका मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर C2H6 और मीथेन का वॉल्यूम इक्वल है। ये हमने पता लगा लिया, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है। ऐसे बोल सकते हैं C2H6 and CH4 have इक्वल वॉल्यूम इन मिक्सचर। तो ये अभी तक जो कैलकुलेशन करी है उससे केवल इतना पता लगा लिया कि जितना भी मिक्सर लोगे उसके अंदर इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल मिलता है। ये लीजिए, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो उधर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आगे बोल रहा है अब हीट ऑफ कंबशन एट एसटीपी, हीट ऑफ कंबशन एट एसटीपी फॉर C2H6 एंड CH4। अब आपको दे रखा है हीट ऑफ कंबशन। देखो अब हीट ऑफ कंबशन दे रखा है, देखो बच्चों मैं जैसे जैसे दे रहा है वैसे लिखता जा रहा हूं। एक तो हमको C2H6 का हीट ऑफ कंबशन दे रहा है, ठीक है, और एक हमको हीट ऑफ कंबशन दे रहा है ये मीथेन के लिए, ये मीथेन दोनों का हीट ऑफ कंबशन दे रहा है। C2H6 का हीट ऑफ कंबशन कितना है, -1573, ये तो है -1573 ये दे रखा है। इसका हीट ऑफ कंबशन तो ये दे दिया। चलिए दूसरा जो मीथेन है इसका हीट ऑफ कंबशन दे रखा -890 इसका हीट ऑफ कंबशन दे दिया। हीट ऑफ कंबशन का मतलब वो हीट जो 1 मोल पर रिलीज होती है ये हमको दे रखा है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है हीट रिलीज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 लीटर ऑफ मिक्सचर। हीट किससे पूछ रहा है, हीट किससे पूछ रहा है, 1 लीटर मिक्सचर। आपसे क्या बोला, हीट कौन सी बतानी है, 1 लीटर मिक्सचर, 1 लीटर मिक्सचर। अब अभी हमने क्या पता लगा लिया, अभी हमने पता लगा लिया कि मिक्सचर के अंदर C2H6 और मीथेन का वॉल्यूम तो इक्वल है। और मिक्सचर अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर का मतलब क्या कहेंगे कि 1 लीटर के अंदर 0.5 लीटर तो C2H6 होगा और साथ में 0.5 लीटर ही आपका मीथेन होगा। तो ये हमने पता लगा लिया मिक्सचर के अंदर दोनों का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम पता लगा, हम तो मोल निकालें, हम पता लगाने जा रहे हैं मोल ऑफ C2H6 इन मिक्सचर। कैसे पता लगाएंगे, वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.5, मोल निकालने के लिए 22.4 से डिवाइड कर दिया, इतने मोल आ गए इसके। अच्छा मिक्सचर के अंदर मीथेन के मोल भी कितना आएंगे, तो मीथेन के मोल भी वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर 22 पॉइंट, क्योंकि एसटीपी बोल रखा है ना इसलिए ये दोनों के मोल आ गए। तो कुल मिला के बात ये है बेटा, हम एक तरह से 0.5 अपॉन 22.4 मोल C2H6 और 0.5 अपॉन 22.4 मोल मीथेन का कंबशन करवा रहे हैं। हमसे पूछ रहा हीट कितनी रिलीज होगी। अच्छा मजेदार बात देखो, इसने हीट ऑफ कंबशन भी दे दिया है। हीट ऑफ कंबशन का मतलब 1 मोल C2H6 के कंप्लीट कंबशन पे हीट रिलीज होती है 1573। तो हमसे पूछ रहा है कितना हीट इवोल्ड होगा, तो चलो जी हीट इवोल्ड भी निकाल लेते हैं। हीट इवोल्ड देखो, तो हीट इवोल्ड 1 मोल पे कितना हीट रिलीज हो रहा है, रिलीज है तो माइनस लगा देते हैं, -1573। ये कब रिलीज हो रहा है, जब 1 मोल हो। हमारे पास तो मोल 0.5 इंटू 22.4 है। तो ये हीट कौन सी है जो हमको C2H6 से मिली। अब मीथेन की निकालें, मीथेन का भी मोल कितना है 0.5 अपॉन 22.4 है। तो मीथेन पे 890 का मतलब 1 मोल पे हीट रिलीज होती है, 890 ऐड करना है ना, तो 0.5 अपॉन 22.4 से कितना होगा ये लीजिए। इसको सोल्व करें तो एक काम करो ना आप, अब 0.5 अपॉन 22.4 कॉमन ले लीजिए, माइनस भी ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास में 1573 प्लस 890, ये लीजिए। इसको सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं -0.5 अपॉन 22.4 मल्टीप्लाइड बाई, आप एक काम करें बेटा, ये जो 573 है इसमें इसको ऐड करके देखो क्या आ रहा है। ऐड कर लेते हैं ना, इसको ऐड करें तो 3 और 0 ये बन गया 3, 9 10 6 8 9 10 14 ये बन जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके और अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमको आंसर देता है, ये लीजिए आंसर हमको देता है
माइनस 54.98 ये लीजिए आंसर आ जाता है माइनस 54.98 किलो जूल, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, अब माइनस, तो अब आप कहेंगे सर माइनस है नहीं, तो अगर ऐसा होता ना कि एक ऑप्शन में प्लस होता एक में माइनस होता तो फिर हम माइनस वाले से टिक लगाते, पर इसने मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, तो वहां दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन सिंपल है, हो गया सॉल्व बच्चों। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास में, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है अ सर्टेन मोनोबेसिक वीक एसिड इज 10% डिसोसिएट एंड इट्स हीट ऑफ डिसोसिएशन इज 400 कैलोरी पर मोल, व्हाट विल बी द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे आप जानते होंगे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं तो याद है ना सोल्ट प्लस वाटर बनता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है ये लिखा जाता है माइनस 13.7 किलो कैलोरी ये होता है। फिर आपको ये भी समझाते हैं कि मान लो कोई एक इनमें से कोई एक वीक है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इससे कुछ कम होगा। अच्छा, किलो कैलोरी अगर कैलोरी में कन्वर्ट करें तो बन जाता है माइनस 13700, इतना किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, अब बोलते हैं ना अगर कोई भी एक वीक होगा ना तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, इससे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि कुछ हीट उसके डिसोसिएशन में कंज्यूम होगी। इसने क्या बोला, हीट ऑफ डिसोसिएशन देर का 400, इसका मतलब अब ये वीक है तो इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या लिखेंगे, मतलब अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं, इतनी हीट रिलीज करते हैं, इतनी हीट रिलीज करते हैं कब, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर एक वीक है तो इतनी हीट तो ये वापस ले रहा है 400, इसका मतलब ये डिफरेंस करना पड़ेगा ना, तो ये 400 वापस ले रहा है तो ये आ जाता है माइनस 13300। ये किस में आ रहा है, कैलोरी में, किलो में चेंज करें तो माइनस 13.3 किलो कैलोरी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है जी, तो आंसर टिक कर देंगे, डी आंसर दिया जाएगा इसके लिए। तो ये बच्चों इस टाइप से हमने ये हमारा जो थर्मोकेमिस्ट्री है इसका रिवीजन बहुत ही हमने क्वेश्चन के थ्रू किया, तो बहुत ही स्मार्टली हमने इसका रिवीजन कर दिया है। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।